नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं। समाज शास्त्र के दूसरे पेपर में आपको लिंग और समाज के बारे में आपको पढ़ना है, बेसिकली यानी जेंडर एंड सोसाइटी के बारे में आपको समझना पड़ेगा। यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, आपको यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको बता दूं इसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर होंगे, जैसे कि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इसके अलावा और भी तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जहां पर भी परीक्षा लिखित होती है, जैसे चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महाराजा सोहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ये ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जहां की परीक्षा लिखित होती है। बाकी ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी ऑलरेडी लेक्चर बना हुआ है, हो सकता है आप आज जो है शाम में उसकी भी क्लास ऑब्जेक्टिव वाली भी देखे होंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से यानी एमजेपीआरयू का ऑब्जेक्टिव होता है, मासा कुंभरी का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, रोहिलखंड का ऑब्जेक्टिव होता है, डीडीयू का ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव की अगर बात की तो 6 सेमेस्टर का पेपर ऑब्जेक्टिव, जैसे कि आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव होता है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का ऑब्जेक्टिव होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इन सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती है। तो ऑब्जेक्टिव छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव होता है। चाहे ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो चाहे लिखित परीक्षा हो, शुक्ला स्टडी पॉइंट दोनों परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बेहतर अंदाज में करवाता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप बहुत कम करते हैं, थोड़ा सा एक प्रकार सब्सक्राइब करवाइए। 1 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत दिन से अटका हुआ है, जल्दी से गोल्डन बटन आए। आप क्या ये नहीं चाहते हो? तो अगर चाहते तो प्लीज सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए अपने सभी दोस्तों से, अपने घर में जितने फोन है सभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, चलो भैया, तो राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया, महाराजा सोहेल देव आजमगढ़, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इन सभी विश्वविद्यालयों में ये सब क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन भैया, प्रश्न, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, बताइए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा यानी हिंदुओं में जो विधवाएं, विधवा किसे कहते हैं? जिनके पति मर जाते हैं उनको विधवा कहा जाता है, और जिनकी पत्नी मर जाती है उस पति को विधुर कहा जाता है। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, हिंदी के 2 टर्म्स होते, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहता है कभी कभी। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, पुनर् माने दोबारा से विवाह जो करने के लिए अधिनियम बनाया गया था, उस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी? क्योंकि जब सती प्रथा का अंत करवा दिया गया 1838 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में, राजा राम मोहन राय की सपोर्ट से, राजा राम मोहन राय ने बहुत काम किया है, ठीक है, भारतीय समाज को आगे बढ़ाने में, भारतीय समाज को सुधारने में, एक सुधारक विचारक के रूप में, या भारतीय समाज शास्त्र के एक प्रकार से उद्धारक के रूप में जाने जाते हैं, या भारतीय समाज को के उद्धारक, भारतीय समाज के अग्रदूत, या जो है आप कह सकते हैं भारतीय समाज के पुनरुद्धारक कह सकते हैं। राजा राम मोहन राय को जनक भी कहा जाता है आधुनिक समाज का उनको। तो उन्होंने बड़ा काम किया। तो सती प्रथा का अंत किया। सती क्या होती थी? जैसे जब पहले पुरुष मर जाते थे तो उनकी जो पत्नियां होती थी वो भी उन्हीं के साथ जो है उसी चिता पर जाकर के झूल जाया करती थी। ये सिस्टम हुआ करता था बेटा। तो यही सिस्टम जो था इसी को खत्म करने का काम किया, इसी सिस्टम को खत्म करने का काम किया। ठीक है, चिता में ना बैठे और जो विधवाएं हो जाए, तो विधवा चूंकि जब सती प्रथा खत्म हो गई, महिलाएं जो विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी, तो ऐसे में फिर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को बनाया गया ताकि जो विधवाएं हैं उनको उनके लिए एक व्यवस्थित तरीके से नियम बनाया जाए कि उनकी भी शादी वगैरह हो सके। ठीक है, तो पहली विशेषता, विधवा पुनर्विवाह कानून की दृष्टि से मान्य होगा, यानी कानून की दृष्टि से मान्य होगा, कानून इसको इजाजत देगा कि विधवाएं विवाह कर सकती हैं। दूसरी बात है, उनसे उत्पन्न संतान भी वैध मानी जाएगी, यानी कि अगर विधवा है और उसकी शादी हुई है तो उसके जो उत्पन्न संतान होगी वो वैध होगी, कानूनी होगी, यानी कि उसमें हिस्सा मिलेगा। यानी कि मान लेते हैं एक पति मतलब एक जो है आदमी है, उस आदमी की शादी जो है किससे हो जाती है? किसी विधवा से हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि विधवा के जो बच्चे और इस आदमी के बीच से बच्चे होंगे, उन बच्चों को एक प्रकार से उत्तराधिकार का एक प्रकार से नहीं मिलेगा, यानी इस आदमी के खेत में इस बच्चे का अधिकार होगा जितना अधिकार इसके, चाहे विधवा से विवाह करे चाहे एक वैसे लड़की से विवाह करे, तो जितना अधिकार उस लड़की के बच्चे से होगा उतना ही अधिकार विधवा के बच्चे से भी होगा। ठीक है, ये बातें बताई गई। तीसरी बात है, पूर्व पति की संपत्ति में उसका जो अधिकार हो या जो हिस्सा मिला हो उसको पुनर्विवाह के बाद त्यागना पड़ेगा। यानी कि जैसे मान लेते हैं
कोई आपके से रमेश नाम का कोई पति था, रमेश की पत्नी का नाम था मान लेते हैं कोई, कुछ भी नाम रख लीजिए, रमेश की पत्नी का नाम था मान लेते हैं श्वेता, ठीक है। किसी का नाम होगा तो कोई मतलब वो मान लीजिए एक नाम के लिए मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए, मानते कोई रमेश नाम का व्यक्ति है, उसकी पत्नी कौन थी, श्वेता के साथ उसकी शादी हुई थी। रमेश का देहांत हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है रमेश की अकारण बस में, ठीक है। और अब मान लेते हैं श्वेता के भी लड़का नहीं हुआ है, या श्वेता के लड़का हुआ भी है, तो जो लड़का होगा वो रमेश का होगा, यानी रमेश के यहाँ पर रहेगा, उसको हिस्सा मिल जाएगा इसके पिताजी में। लेकिन मान लेते हैं श्वेता को कोई लड़का नहीं हुआ है और श्वेता की शादी दोबारा से किससे हो जाती है, श्वेता विधवा है और इसकी शादी यानी विधवा, ठीक है। विधवा किसकी विधवा है, तो ये रमेश की विधवा है। लेकिन जब इसकी शादी हो जाती है मान लेते हैं मुकेश से, ठीक है। अब मुकेश कोई दूसरा व्यक्ति कहीं दूसरे जगह का है, ठीक है, ये दूसरे गांव का है, मुकेश से शादी हो जाएगी तो श्वेता मुकेश के यहाँ पर जाकर के रहेगी, और मुकेश के हिस्से में इसको मतलब मुकेश और मतलब मुकेश का जो मिलेगा हिस्सा वो आधा इसका होगा श्वेता का, यानी मुकेश और श्वेता के बीच में मान लेते कोई जो है सुरेश नाम का लड़का होता है, ठीक है। तो सुरेश नाम के लड़के का एक प्रकार से हिस्सा इनके रमेश के हिस्से से नहीं मांगेगा वो, कि हमारे पहले जो पिताजी थे उनसे नहीं, ये मुकेश से मांगेगा, क्योंकि मुकेश का लड़का है और श्वेता का, तो श्वेता और मुकेश यानी मुकेश की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें एक प्रकार से सुरेश को मिलेगा, यानी श्वेता जो प्रॉपर्टी यहाँ पर ली हुई रमेश की, तो जब विधवा विवाह करेगी, ठीक है, तो वो एक प्रकार से रमेश की हिस्सेदारी से खत्म हो जाएगी, रमेश का हिस्सा जो है उसको नहीं मिलेगा अगर शादी कर लेती है। अगर शादी नहीं करती तो रमेश का जो हिस्सा होगा वो श्वेता को मिलेगा, ठीक है। लेकिन शादी अगर कर लिया तो श्वेता को हिस्सा से एक प्रकार से हटना पड़ेगा, वही बात कही जा रही है, ठीक है, यानी त्यागना होगा। तो विधवा पुनर्विवाह में यही सारी चीजें बताई गई। अगला क्वेश्चन देखो भैया, दूसरा प्रश्न, घरेलू श्रम किस प्रकार का श्रम है। घरेलू मानी जो घर में काम काज करती महिलाएं वो सब। घरेलू श्रम में प्रजनन, बच्चों के पालन पोषण और घर गृहस्थी में लगने वाला श्रम सामाजिक रूप से आवश्यक उत्पादन का बड़ा हिस्सा होते हुए भी वास्तविक कार्य इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वह बाजार व व्यवसाय से दूर रहता है। घर में महिलाएं बहुत काम करती हैं, ठीक है, लेकिन उसको कोई मानता है, कोई उनको रिस्पेक्ट उतनी देता है, नहीं देता है। भले ही बेचारी काम कर करके मर जाए लेकिन उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। बाहर से काम करके लोग पति आते हैं, पानी लाओ रे, पानी लेकर के, पत्नी लेकर के पानी लेकर के आई है, फिर भी वो एक प्रकार से क्या बच्चों का पालन पोषण करने में बिजी थी, ठीक है। लड़कों को संभालना बहुत बड़ा काम होता है और वो लड़कों को संभाल रही, फिर भी आपके लिए पानी ला रही है, खाना परोस रही है, दुनिया भर का काम कर रही है, तो वो काम किसी को नहीं दिखता है। लेकिन काम किसका दिखता है, पुरुषों का दिखता है, कि पुरुष जो है मार्केट में जाते हैं, कुछ काम करते हैं, खेतों में जाकर के काम करते हैं, तो वो सब काम दिखता है सबको, लेकिन महिलाओं का काम उनको नहीं दिखता है। तो यही चीज है, ठीक है। तो यही होता है आपका क्या बेटा, यही होता है आपका घरेलू श्रम। अगला प्रश्न, लैंगिक श्रम विभाजन के हाशियाकरण के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं। देखिए, घरेलू श्रम के स्तर पर हाशियाकरण हो रहा है। दूसरी बात है, पारिवारिक वेतन के स्तर पर हाशियाकरण हो रहा है। कामकाजी स्त्री का आविर्भाव हो रहा है, ठीक है। घर बाहर के बीच तनी जो है रस्सी पर चलने का रोमांच एक प्रकार से रहा है। तो ये सब श्रम, लैंगिक श्रम विभाजन के हाशियाकरण। लैंगिक श्रम विभाजन मतलब क्या होता है, लिंग के आधार पर काम का बंटवारा ही लैंगिक श्रम विभाजन से, पुरुषों का अलग काम होगा, महिलाओं का अलग काम होगा। ये सब चीजें अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं हाशियाकरण। हाशियाकरण मतलब होता है, हाशिया वो काटने वाली हंसिया नहीं, हाशियाकरण मतलब होता है जो लैंगिक श्रम विभाजन था पहले, कि पुरुषों का फला काम होगा, महिलाओं का ये काम होगा, इनका ये काम होगा। महिला पुरुष के आधार पर जो काम का बंटवारा पहले होता था, वो काम का बंटवारा अब खतरे में है, यानी हाशिए पर है। अपने हाशिए मतलब कि खत्म होने पर है, उसमें कमियां आ रही हैं। यानी अब लिंग के आधार पर काम का बंटवारा नहीं किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मिलिट्री में मतलब महिलाएं भी जाती हैं, पुरुष भी जाते हैं, ठीक है। खाना बनाने वाले मेस में पुरुष भी काम करता है और महिला भी काम करती है। तो इस तरीके से खाना बनाना केवल महिलाओं का ही काम ना रह करके अब पुरुषों का काम भी हो गया है। मिलिट्री में अब केवल पुरुष जो है गोली बंदूक नहीं चलाते हैं, महिलाएं भी गोली बंदूक चलाती हैं। यह बात आप अभी ऑपरेशन सिंदूर देखा होगा, वो 2 महिलाएं जिन्होंने एक प्रकार से पूरे भारत को, जिन पर गर्व है, उन्होंने एक प्रकार से व्योमिका सिंह और एक और लड़की कोई थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कुरैशी करके, ठीक है। तो उन्होंने कितना अच्छा काम किया। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर किया। जिन महिलाओं को लोग कहते कि भाई ये जो है कोमल त्वचा वाली हैं या फिर नाजुक कलियां होती हैं, ऐसे तमाम प्रकार के जो है उनके मापदंड या तमाम प्रकार के उनका जो है किया जाता है कि भाई उपमान दिया जाता है कि भाई ऐसी हैं वैसी हैं। उन महिलाओं को एक प्रकार से गोली चलाना, विमान उड़ाना भी आता है। लड़ाकू विमान से एक प्रकार से जाकर के वो किसी से भी लोहा लेने में एक प्रकार से सफल हो जाती सकती है।
महिलाओं के पास एक प्रकार से योजना बनाने की बड़ी जबरदस्त प्लानिंग होती है, तो प्लान बहुत जबरदस्त बनाती महिलाएं। तो लैंगिक श्रम विभाजन का जो है हाशियाकरण हो रहा है। हाशियाकरण क्यों? खत्म हो रहा है। तो घरेलू श्रम का स्तर जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, पारिवारिक वेतन के स्तर पर हाशियाकरण नहीं, सब हाशियाकरण हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका हाशियाकरण क्या होता है। अगला प्रश्न प्रश्न है भैया, वैश्यावृत्ति के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? वैश्यावृत्ति के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकता है? वैश्यावृत्ति मतलब क्या होते हैं भैया? वैश्यावृत्ति आप सभी लोग जानते ही होंगे, जैसे कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि पैसा लेकर के और आपकी इच्छाओं की पूरी करती हैं, इसके लिए इसको लेकर के एक जो है सिस्टम बना दिया जाता है, तो उसी को वैश्यावृत्ति कहते हैं। ठीक है, इससे शारीरिक रोग हो सकता है उनमें, क्योंकि पता नहीं कौन कौन से, कोई हो सकता है स्वच्छ पुरुष आ रहा है कि जो है दूसरे तरीके का पुरुष है, कैसा है, किसको कौन सा रोग है, एचआईवी है, यानी कि वो उसको एसटीडी रोग है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड रोग है किसी को, उससे उनको फैल रहा, उससे उनको फैल रहा। तो इससे क्या होता है? वैश्यावृत्ति से शारीरिक रोग बढ़ता है, नैतिक पतन होता है। वैश्याओं को एक प्रकार से कोई स्तर वैश्याओं का नहीं होता है, लेकिन जो वैश्याओं के यहाँ पर जाते हैं, खास करके सफेदपोश लोग, बड़े बड़े लोग होते हैं। ठीक है, अपराधों में वृद्धि भी इससे होती है, स्वच्छंद संभोग को बढ़ावा मिलता है, यानी सेक्स की जो इच्छाएं लेकर के जो पुरुष इधर उधर भटकते हैं, वो एक प्रकार से इच्छाएं यहाँ पर पूर्ण होती हैं। ठीक है, व्यक्तिक विघटन होता है व्यक्तियों का, इसके अलावा पारिवारिक विघटन भी होता है। वैश्यावृत्ति से क्या होता है? जैसे कोई पुरुष वैश्यालय में जाता है, ठीक है, तो वैश्यालय में जाएगा तो उसकी पत्नी जो होगी उससे रुष्ट हो गया, पत्नी से नाराज होकर के जाता है, पत्नी से नाराज होने पर तो नहीं जाता है, हो सकता है दो पति पत्नी है, दोनों में एक प्रकार से सही तरीके से सिस्टम ना बैठ रहा हो, या दोनों एक दूसरे की शारीरिक इच्छाओं को ना संतुष्ट कर पा रहे हो, ऐसे सिचुएशन में ये भी हो सकता है। तो पारिवारिक विघटन होता है, जब पति वैश्यालय जाएगा तो पत्नी जाहिर सी बात है वो भी एक प्रकार से कुछ गलत काम करेगी, किसी दूसरे को देखेगी, या किसी दूसरे से एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे संबंध वो भी बना सकती है। अगर पुरुष बाहर जा रहा है तो महिला भी ये चीजें कर सकती है। तो ऐसे में परिवार विघटित हो जाएगा, बच्चे बेकार हो जाएंगे, परिवार एकदम से नष्ट हो जाएगा। तो वैश्यावृत्ति किसी भी एंगल से सही नहीं होती है। सामाजिक विघटन तो होता ही है, यानी नैतिक पतन, पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन, व्यक्तिक विघटन, अपराधों में वृद्धि, ये सारे प्रकार के नकारात्मक जो फैक्टर्स हैं वो इसमें आते हैं। वैश्यावृत्ति से एक प्रकार से ये चीजें, एक प्रकार से इसके दुष्परिणाम यही सब होते हैं। वैश्यावृत्ति लोग करते क्यों हैं? वैश्यावृत्ति के कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए, वैश्यावृत्ति लोग, जैसे मानते कोई महिला है, वो कोई काम ढूंढने के लिए जा रही है, काम नहीं पा रही है, तो ऐसे में एक प्रकार से वैश्यावृत्ति की प्रवृत्ति, यानी वो सोचेगी कि भाई हम अगर ये काम करेंगे, क्योंकि इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई एक प्रकार सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं, किसी पूंजी की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी आप किसी कोई भी स्थिति में चीजें करवा सकते हैं या कर सकते हैं। तो ऐसे में वैश्यावृत्ति का कोई पूंजी या कोई सिस्टम नहीं बैठाना पड़ता। तो निर्धनता की वजह से लोग एक प्रकार से पैसे कमाने की लालच में, लुलुप्सा में बड़े बड़े लोग जो है इसमें शामिल हो जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आजकल के हीरो हीरोइन को आप देख लीजिए, हीरोइन को देख लीजिए, किस तरीके से, वैश्यावृत्ति की बात नहीं है, वो चीजें अलग बात है, लेकिन किस तरीके से एक युवा पीढ़ी को किस तरीके से क्या परोसा जा रहा है आपके समक्ष, वो आप खुद ही देख पा रहे होंगे। ठीक है, तमाम प्रकार के ऐसे कंटेंट, जो जिस कंटेंट को आपको एक प्रकार से फैमिली के साथ देखने में शर्मिंदगी महसूस होगी, वो कंटेंट आज एक प्रकार से वेब सीरीज के माध्यम से, तमाम प्रकार के चैनल्स के माध्यम से, वीडियोस या पिक्चर्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देख पा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं पे वो महिलाएं भी एक प्रकार से इसमें लिप्त होती हैं। नौकरी की प्रतिकूल दशाएं अगर होती हैं, नौकरी नहीं मिलती जिस देश में या राज्य में, वहां पर भी ये चीजें बढ़ सकती हैं। ऊंचे जीवन स्तर की चाहत, यानी मान लेते हैं किसी महिला को बहुत ऊंचे, जैसे आप देखते हैं हर सेक्टर में चीजें होती हैं। अब कोई खुलेआम करता है तो उसी को वैश्यावृत्ति कहते हैं, चोरी छुपे कोई करता तो उसी को इश्क, प्यार या फिर एक प्रकार से शोषण कहा जा सकता है। ठीक है, ऊंचे जीवन स्तर की चाहत, देखिए प्रेम वगैरह तो अलग बात होती है, प्रेम वगैरह अलग बात है, लेकिन केवल शारीरिक प्रेम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है किसी से, तो वो चीजें इसमें शामिल हो सकती हैं। हालांकि ये उतनी एक प्रकार से मतलब कि ये कहीं ना कहीं पे वैश्यावृत्ति पहले के जमानों में एक प्रकार से राजा महाराजाओं या बड़े बड़े जो उच्च जो है मतलब उच्च जाति या फिर उच्च चीजों के लोग होते थे, उसमें ज्यादातर एक प्रकार से प्रवृत्तियां होती थी, तमाम प्रकार की इच्छाएं होती थी। तो या नर्तकी के लिए, नृत्य करने के लिए नृत्यांगनाएं होती थी, तो वो सब चीजें हुआ करती थी। उसी के एक प्रकार से आधार पर चीजें सेट की जाती है। आय का सरल साधन है ये, इसमें किसी प्रकार कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुरंत जो है पैसा इसमें मिल जाता है। इसके साथ ही साथ बेरोजगारी, औद्योगिकरण और नगरीकरण की वजह से भी इसका बढ़ावा मिला है। ठीक है, इसके अलावा पारिवारिक दशाएं भी अगर प्रतिकूल है, परिवार उतना ज्यादा मतलब कि ठीक ठाक रही, तो फिर ऐसे में चीजें बढ़ सकती हैं। सामाजिक कुरीतियों की वजह से भी होता है, कभी कभी पड़ोस अगर अच्छा नहीं मिला तो भी एक प्रकार से बेकार हो जाएगी, क्योंकि कहा भी गया है
कि महिमा समुद्र की घटी जो रावण बसा पड़ोस, ठीक है। महिमा समुद्र की घट गई थी क्योंकि रावण जैसा अत्याचारी राक्षस उसके एक प्रकार से बगल में आकर के बस गया था, इसलिए एक प्रकार से समुद्र पर पुल बंध गया। आप ये सोचो, दोषपूर्ण संगति से कोई व्यक्ति एक प्रकार से आपको बातचीत करके फुसला बहला करके, दोषपूर्ण संगति से भी बढ़ सकता है। आश्वस्त मनोरंजन है एक प्रकार से, जैविकीय कारण तमाम सारे होते हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, राजनीतिक कारण होते हैं, तमाम प्रकार के कारणों से व्यक्ति वेश्यावृत्ति में लिप्त होता है। ये वेश्यावृत्ति के कई कारण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा जाननी बस लिखनी होती है परीक्षा में, तो इसके लिए आप जानते रहें, जो भी चीजें ध्यान रखी रहेगी उसको आप लिख दीजिएगा। आपके लिए मैं एक जो है व्यवस्था करके रखा हूं, अगर आप में से किसी बच्चे को हमारे साथ जुड़ना है, क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं सभी सब्जेक्ट के। जैसे 2 सब्जेक्ट आपके होंगे, दोनों सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होंगे, दोनों पेपर के लिए व्यवस्थित यहाँ पर जानकारी मिलेगी और को करिकुलर भी साथ में, ठीक है। 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी पर आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप 6 सेमेस्टर में है अपने 6 सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस नंबर पर जैसे व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको जो है ग्रुप से जोड़ देगा, लाइव क्लास वाले लिंक ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वीडियो लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। क्योंकि आपको पीडीएफ नोट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है परीक्षा के अंतिम दिनों में। जैसे कि एक आपकी क्लास चल रही है, ये क्लास में जो पीछे आपको लिखा हुआ मिल रहा है सब पीडीएफ नोट्स के रूप में आपको मिल जाएंगे, तो आपका बड़ा फायदा होगा। तो मात्र 100 रुपए फीस में आप ये जुड़ सकते हैं। आपके 4 पेपर, ये दो सब्जेक्ट जो मेजर के हैं उनके 4 पेपर, ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते तो 4 पेपर ये, और प्लस में एक को करिकुलर। इन 5 पेपर की तैयारी आपकी विधिवत तरीके से हो जाएगी, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव आता है को करिकुलर, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सबका आपको मिल जाएगा। फटाफट से आप जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, महिला उत्पीड़न के उत्तरदायी कारण क्या है। महिला उत्पीड़न माने होता है महिलाओं को जो प्रताड़ित किया जाता है, महिलाओं को मारा पीटा जाता है, वो सब। देखिए पुरुष प्रधान समाज की होने की वजह से पुरुषों के द्वारा अत्याचार महिलाओं पर किया जाता है। महिला कुछ बोल नहीं सकती, या कुछ बोलती तो उसको 2-3 लपोटा एक प्रकार से मार दिया जाता है। पहले भारतीय समाजों में महिलाओं को खूब मारा जाता था, अभी मध्यकाल तक आते आते अभी भी। लेकिन अब क्या है, महिलाओं का वर्चस्व बढ़ा है, महिलाओं ने अपने अधिकारों को समझा है, महिलाओं ने अपने कर्तव्यों को समझा है, महिलाएं बढ़ चढ़ करके हर क्षेत्र में भाग ले रही हैं। तो अब पुरुषों का वर्चस्व धीरे धीरे घट रहा है, यानी महिलाओं का बढ़ रहा है, पुरुषों का घट नहीं रहा है। पुरुषों के बराबर महिलाएं पहुंच रही हैं, कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रही हैं। तो पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से महिला उत्पीड़न जरूर होता है। दूसरी बात, धार्मिक रूढ़वादिता कहीं कहीं पर रहती कि भाई पुरुष ही ये काम करेगा, पुरुष ऊपर रहेगा, पुरुष ऊपर ही है हमेशा, ठीक है, महिला नीचे है, इस तरीके से, या महिला एक प्रकार से पुरुष के इतना अधिकार नहीं पा सकती, ऐसे तमाम चीजें। अशिक्षा की वजह से भी ये बढ़ता है। आर्थिक निर्धनता, यानी पैसे रुपए जिनके घर में कम रहते वहां पर भी मारपीट होती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। संयुक्त परिवार दोषपूर्ण व्यक्तित्व, यानी कि संयुक्त परिवार में भी कभी कभी ऐसी चीजें सामने आ सकती है, महिला उत्पीड़न हो सकता है। आजकल तो बड़े बड़े नेताओं के यहाँ आपको ऐसी चीजें देखने को मिल रही है महिला उत्पीड़न की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चर्चा नहीं करते इन सभी मुद्दों पर, भाई राजनीतिक मामले होते हैं वो। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, महिला उत्पीड़न की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है इसका। देखिए सबसे पहली बात, महिलाओं को क्यों मारा पीटा जाता है। पहली बात, दहेज से संबंधित यातनाएं दी जाती हैं और हत्याएं करी जाती हैं। यानी कि मान लेते उनके बप्पा ने, पिताजी ने दहेज नहीं दिया था बेचारी को, घर पे वाले थे 2 लाख दहेज बोले थे देने के लिए, और पिताजी ने क्या किया, तिलक में एक प्रकार से 1 लाख दिया और 1 लाख नहीं दिया। अब ऐसे में एक प्रकार से महिला घर पे आती तो उसको हूसेंगे, क्योंकि भरे समाज में तो बोल नहीं सकते कि भाई हमको 2 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख चाहिए, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, महिला को घर पे आकर के खूंचेंगे कि भाई तुमने क्यों नहीं, तुम अपने बप्पा से कहो कि ये लाना है, उसको खूंचेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। और बहुत सारे ऐसे पहले केसेस आते सामने, जब ये सब न्यूज वगैरह उतने कम चलते थे या फिर सोशल मीडिया नहीं थी, उस समय दहेज को लेकर के बड़ी मारपीट होती थी। अब तो मतलब दहेज को लेकर के मारपीट कम घटी, बहुत कम घटी, मतलब बहुत कम हो चुका है दहेज को लेकर के, कि दहेज के नाम पर कोई मारता पीटता हो या प्रताड़ित करता हो, ठीक है। लेकिन आज भी जो है कुछ स्थितियों में ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है। दूसरी बात, पत्नी को पीटना, यानी महिला उत्पीड़न में क्या होता है, पत्नी को कभी कभी अपने पति जो होते पीट देते। बड़े बड़े सोशल मीडिया के जो एक प्रकार से बड़े बड़े पुरोधा है, राजनीति के मामले में बहुत बड़े पुरोधा है, उन लोगों ने भी अपनी पत्नियों को मारा है, ये कहीं छुपा नहीं भारत में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये भी चीजें आपके समक्ष देखने को मिल रही है। महिला को पीटना भी महिला उत्पीड़न में शामिल है। इसके अलावा भावात्मक दुर्व्यवहार भी कभी कभी, इमोशनल अत्याचार जिसको कह सकते हैं, महिलाओं पर किए जाते हैं। यौन दुर्व्यवहार उनका क्या आता है कि, ठीक है, उनसे जबरदस्ती सेक्स वगैरह भी करना। अगर अपनी महिला से आप जबरदस्ती सेक्स करते बिना उसकी मर्जी के, तो भी एक प्रकार से अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे।
तो मर्जी से करना चाहिए सबको, तो यौन दुर्व्यवहार भी नहीं करना चाहिए, ये भी एक महिला उत्पीड़न है। इसके अलावा विधवाओं के विरुद्ध हिंसा, जैसे मान लेते किसी का पति मर गया है, घर में है, तो उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको खाना नहीं दे रहे हैं, उसको डांट रहे हैं हमेशा, ठीक है, यही सब। नारी हत्या और भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या भी महिला उत्पीड़न में आता है। भ्रूण हत्या मतलब कि क्या होता है, मतलब गर्भ में पेट में बच्चा रहे उसको एक प्रकार से मरवा दिया जाए, तो वो भ्रूण हत्या होती है। नारी हत्या इन महिलाओं को मारना, ये सब महिला उत्पीड़न में शामिल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा। वेश्यावृत्ति की परिभाषा दीजिए। एम ए इलियट और एफ ई मेरिल ने लिखा कि वेश्यावृत्ति एक भेद रहित और धन की प्राप्ति के लिए स्थापित किया गया अवैध यौन संबंध होता है। अवैध यानी कि वो कानूनी रूप से एक प्रकार से मान्य नहीं होता। अवैध यानी वैध माने कानूनी, आ माने नहीं, यानी अवैध, यौन माने सेक्स रिलेशन, यानी संबंध माने रिलेशन, यानी कि एक प्रकार से अवैध यौन संबंध होते हैं ये, ठीक है, जिसमें भावात्मक उदासीनता होती है, यानी इमोशनली कनेक्ट नहीं होते। जैसे कि अगर दो व्यक्ति आपस में प्रेम करते हैं और आपस में सेक्स कर रहे हैं, 18 साल से ऊपर हैं, तो वो चीजें एक प्रकार से वैध मानी जा सकती हैं। लेकिन जो चीजें एक प्रकार से बिना मतलब के बस केवल पैसे लेकर के भाई ये पैसे ले लो और हमारे साथ जो है ये संबंध बना लीजिए, तो वो चीजें कहीं ना कहीं पे आपका अवैध चीजों में चली जाती हैं। उसमें क्या होता है, भावात्मक उदासीनता होती है, उसमें कोई प्यार जैसी कोई शब्दावली नहीं होती है, उसमें बस अपने काम से मतलब होता है, ठीक है भाई, उनका चीजें मतलब संपन्न हो जाए बस। तो ये चीजें यहाँ पर एक प्रकार से इन्होंने बताया, इन दोनों ने मिलकर के। जी आर स्टार्क कहते हैं कि एक व्यक्ति यानी पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो किसी प्रकार के आर्थिक या दूसरे प्रकार के लाभ के लिए, पैसा कमाने के लिए या किसी भी काम के अपने पद को ऊंचा उठाने के लिए, ठीक है, अपने एक प्रकार से सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, फिर कुछ भी उसको उससे फायदा हो रहा हो, ठीक है, तो कोई व्यक्ति यानी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी प्रकार के आर्थिक या दूसरे प्रकार के लाभ के लिए या किसी व्यक्तिगत संतोष के लिए, मतलब खुद को सेटिस्फेक्शन के लिए पूर्ण समय या आंशिक समय के व्यवसाय के रूप में, यानी चाहे तो पार्ट टाइम करे चाहे फुल टाइम करे, बहुत से व्यक्तियों के साथ जो उसी लिंग के अथवा दूसरे लिंग के हो, यानी चाहे पुरुष पुरुष संबंध बना ले तो भी वेश्यावृत्ति में आ जाएगा, स्त्री स्त्री के साथ संबंध बना ले या पुरुष स्त्री के साथ या स्त्री पुरुष के साथ, यानी समलैंगिकता के साथ संबंध बनाए चाहे विषम लैंगिकता के साथ संबंध बनाए, ठीक है, यानी उसी लिंग के अथवा दूसरे लिंग के हों, सामान्य अथवा असामान्य यौन संबंध, सामान्य सामान्य मतलब कि एकदम नॉर्मल, या असामान्य यानी कि जो तमाम प्रकार के आजकल तो बहुत सारे सिस्टम चल गए हैं, सामान्य या असामान्य यौन संबंध स्थापित करता है तो उसे वेश्यावृत्ति कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये बताई किसने, स्टार्क महोदय ने। इस तरीके से वेश्यावृत्ति की परिभाषा आप लिख सकते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका बेटा। प्रश्न है, महिला उत्पीड़न बिल 2013 क्या है, बताइए। देखिए महिला उत्पीड़न बिल जो था आया था 2013 में, बाल विकास और महिला कल्याण मंत्रालय के द्वारा दिसंबर महीने में 2013 में पारित किया गया इसको। इसे घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं जो थी उन पर न्याय प्राप्त करने के लिए या एक प्रकार से बनाया गया था ताकि उनको न्याय मिल सके, हिंसा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंड दिया जा सके, इसके लिए 2013 में महिलाओं को जो उत्पीड़न दिया जाता था जिन पुरुषों के द्वारा किसी के द्वारा, उसी उत्पीड़न के लिए एक प्रकार से बनाया गया ताकि उत्पीड़न को रोका जा सके, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के विरुद्ध शोषण और उत्पीड़न के क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। क्यों लोग एक प्रकार से महिलाओं को मारते पीटते, महिलाओं को एक प्रकार से भगाते हैं, महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। पहला कारण तो सत्ता है पुरुष प्रधानता की वजह से। दूसरा आर्थिक निर्भरता, चूंकि आर्थिक रूप से पुरुषों पर ही डिपेंड रहती महिलाएं, मान लेते बार बार पैसा मांग रही हैं तो इसमें भी दिक्कतें सामने हो सकती हैं। इसके अलावा महिला अशिक्षा नहीं, महिला पढ़ी लिखी नहीं तो भी उसको प्रताड़ित होना पड़ सकता है। सामाजिक कुप्रथाओं की वजह से कभी कभी ऐसा हो सकता है। पारिवारिक तनाव, यानी कि ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं महिलाओं के विरुद्ध शोषण को लेकर के, सारी चीजें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी द स्टेट। द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी द स्टेट, इस पर एक विस्तृत टीका किसके द्वारा और कब लिखी गई है, प्रकाशित की गई। 1884 ईस्वी में एंजल्स के द्वारा प्रकाशित की गई थी। विमेन्स डेवलपमेंट कारपोरेशन क्या है। विमेन्स डेवलपमेंट कारपोरेशन जो होता है, इसका कार्य होता है महिलाओं को प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देना, उनको शिक्षित करना ताकि वो पढ़ लिख ले, अपने अधिकारों को, अपने एक प्रकार से कर्तव्यों को जान ले, उन्हें ऋण और बाजार की सुविधाएं दिलवाना, उत्पीड़न की शिकायतों पर हस्तक्षेप करके महिलाओं के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा करना विमेन्स डेवलपमेंट कारपोरेशन का काम होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता है, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है, प्रौढ़ महिलाओं के लिए प्रकार्यात्मक साक्षरता का क्या उद्देश्य है? प्रौढ़ महिला मानव की जो बड़ी हो चुकी हैं, 30-35 साल की हो चुकी, उन्हीं को प्रौढ़ महिला कहते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था 15 साल से लेकर के 45 साल की आयु समूह की उन महिलाओं के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य की सुविधा, भोजन और पोषण, गृह प्रबंधन यानी कि जिसको आप बोलते हैं फैमिली जो है मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, शिशु की देखरेख, पाठशाला और व्यवहारिक योग्यता के बारे में अनौपचारिक शिक्षा देना। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? यानी उनको एक प्रकार से एक सिस्टम से नहीं, बल्कि आराम से उनके व्यवहार कैसे हो, किसी समस्या का समाधान कैसे कर पाए महिलाएं, ऐसे तमाम प्रकार की चीजों के बारे में उनको जानकारी देना ही प्रौढ़ महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता का उद्देश्य ही था। अगला प्रश्न, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पहचान किस रूप में की जाती है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बड़े समाज सुधारक थे। अपने व्यक्तित्व या अपने व्यक्तिगत रूप से बिना किसी संघ की स्थापना के स्त्रियों के सुधार के लिए बहुत सारे काम ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किए। महिलाओं की स्थिति में को सुधारने के लिए सरकार ने सन 1971 में किस कमेटी का गठन किया था? तो कमेटी ऑफ स्टेटस ऑफ विमेन्स इन इंडिया का गठन किया था सरकार के द्वारा। सती प्रथा निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? 1829 में। 1929 होगा, 1829 बताएं। सती प्रथा का अंत कब हुआ? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताइएगा भाई, बताएं सती प्रथा का अंत कब हुआ? 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा का अंत किया गया था, ठीक है। सती प्रथा निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? सती प्रथा निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? वैसे इसको पारित किया गया 1987 में, कर लीजिएगा 1987 में पारित किया गया भारत में, जब एक प्रकार से भारत का सरकार है तो 1987 में, ठीक है। हालांकि ये एक प्रकार से 1829 कर लें, छोड़िए इसको, 1829 इसका करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस समय और राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, कब से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू किया गया था? 8 मार्च 1997 से, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब से मनाना शुरू किया गया? 8 मार्च 1800, बिल्कुल 8 मार्च 1997। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य योजना भारत के 10 राज्यों में कब से चलाई जा रही है? 1976 से चलाई जा रही है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। चले भाई, अगला क्वेश्चन आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप चीजों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। देखिए, लैंगिक विषमता यानी कि लिंग के आधार पर अंतर जो होता है उसी को पुरुष और महिला का अर्थ बताते हुए सामाजिक क्षेत्र में विषमता की चर्चा कीजिए। ये लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है। देखिए, लैंगिक विषमता का अर्थ होता है लिंग के आधार पर महिलाओं पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाए कि तुम महिला हो, तुमको ये मिलेगा या तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा। उनका बहिष्कार, बंधन लगाना, स्त्री पुरुष को समानता के आधार पर प्राप्त अधिकारों को कमजोर करना या निष्प्रभावी बनाना, महिलाओं को उनके मानवाधिकार के साथ साथ उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या किसी अन्य क्षेत्र की मौलिक स्वतंत्रताओं के उपभोग या इस्तेमाल करने से वंचित करना, उनको वो अधिकार ना देना जो अधिकार वो एक प्रकार से चाहती हैं या जो अधिकार उनको मिलना चाहिए। भारत में सामाजिक क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं के बीच निम्न क्षेत्रों में विभेदीकरण देखा जा सकता है, यानी अंतर देखा जा सकता है, ठीक है। तो लैंगिक विषमता यही होती है, लिंग के आधार पर अंतर महिला और पुरुष में। पहला, परिवार के आधार पर। देखिए परिवार में माता की परिस्थिति की तुलना में पिता की परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी पिता परिवार में ज्यादा पावरफुल होता है, महिला या माता कम पावरफुल होती है। पुत्री की तुलना में पुरुष को ज्यादा महत्व दिया जाता है, पत्नी की तुलना में पति को महत्व अधिक दिया जाता है और महत्व की दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। घर पर सभी महत्वपूर्ण निर्णय पुरुषों के द्वारा ही लिए जाते हैं, महिलाओं से जरूर एक बार पूछा जाता है, लेकिन हाँ पुरुष भी निर्णय लेते हैं आखिरी। दूसरी बात, शिक्षा के आधार पर भी आपको भेदभाव या विषमता देखने को मिलती है। भारत में आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं के बीच विभेदीकरण का बर्ताव किया जाता है। पुरुष की शिक्षा दीक्षा को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पुरुषों को एक प्रकार से बड़े बड़े शहरों में पढ़ने के लिए भेज देते हैं उनके माता पिता, लेकिन लड़कियों को बाहर नहीं भेजते पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग, ठीक है। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है। अधिकांश लोग शिक्षा को चूंकि नौकरी प्राप्त करने का साधन मात्र समझते हैं, अतः वे लड़की की शिक्षा
प्राप्त करने को सामाजिक दृष्टि से हे समझते हैं कि लड़की नौकरी जाकर के क्यों करेगी, हमारी लड़की जाकर के किसी के अंडर में नौकरी करेगी, वो उसमें एक प्रकार से अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को एक प्रकार से नीचा समझते हैं। इस वजह से वो अपनी लड़की को नौकरी नहीं करवाना चाहते, बाहर भी नहीं भेजते पढ़ने के लिए, ताकि लड़की बाहर पढ़ने के लिए जाएगी तो बिगड़ जाएगी। लड़का जाए, लड़का आधी रात में कहीं पर निकल जाए, उसको नहीं रोकते। लड़का बारात जा रहा है उसको नहीं रोकेंगे, लेकिन लड़की लड़की अगर बारात चली गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे तमाम प्रकार की चीजें आज भी देखने को मिलती हैं। ठीक है। तीसरी बात, लड़का दारू पी के डांस करता है गांव में, उसको नहीं रोकते पिताजी, लेकिन अगर लड़की कहीं पर डांस वांस कर ली तो भाई बवाल हो जाता है घर में। पहले अब थोड़ा थोड़ा करके जो रील वगैरह बनने लगे तो लोग देख रहे हैं, तो उससे एक प्रकार से सब लोग, आज की पीढ़ी जो है लड़कियों को भी वरीयता दे रही है इन सभी चीजों में। तीसरी बात, विवाह। देखिए, विवाह के क्षेत्र में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त है। पति के चयन में कन्या की इच्छा को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। विवाह जैसे कि माता पिता, कन्या के माता पिता होते हैं, जाकर के तय कराते हैं। अब कन्या ये कह नहीं पाती कि भाई हमको ये पसंद है कि नहीं पसंद है, लेकिन लड़का जरूर 4 बार देखता है लड़की को, लड़की के नाक टेढ़ी है, आंख थोड़ी छोटी है, ये बाल इसके थोड़ा कम है, या बाल आगे तक जमे हैं पीछे तक जमे हैं, ऐसा तमाम, चल नहीं पाती सही से, ये है वो है, थोड़ा मोटी है पतली है। ठीक है, ये तमाम प्रकार के टीम टाम बताएगा लड़का। लेकिन लड़की जो होती है उसके माता पिता या उसके पिता और सगे संबंधी जो जाकर के तय कराते हैं, लड़के को दिखाते हैं, उसी पर बेचारी वो मुहर लगा देती, कहती हाँ पापा जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा। क्योंकि उसको पता है कि एक प्रकार से आज के बाद में पिताजी हमारे कितनी मेहनत से जाकर के ढूंढे हैं, 10-12 जगह गए, किस तरीके से सेट कर पाए हैं, तो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। और अपने पिता के विश्वास पर वो व्यक्ति, वो एक प्रकार से बच्ची दूसरे के घर में चली जाती। पिताजी कहते हैं हाथ पकड़ करके कन्या का दे देते दूसरे के हाथ में, और वो एक प्रकार से कन्यादान कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से विवाह विच्छेद के अधिकार भी महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक है। यानी कि अगर तलाक वलाक की बात होती है तो पुरुष ही ज्यादा देते हैं, महिलाएं कम देती हैं। कई समाजों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन भी है, आज भी है। यानी कि कई पत्नियां, एक पति की कई पत्नियां हो सकती हैं। ठीक है, एक पत्नी चाहे कि 2 पति रख ले तो बवाल हो जाएगा पूरे समाज में, मारपीट होने लगेगी, अरे बाप रे ये कैसा अन्याय कर दिया। लेकिन एक पति के यानी एक पुरुष के 2 पत्नियां हो सकती हैं जैसे ठीक है। लेकिन अब जो है खत्म कर दिया गया है, एक विवाही समाज सबसे अच्छा होता है। ऐसा वेस्टरमार्क ने भी कहा कि एक विवाह सबसे अच्छा होता है, एक पति हो एक पत्नी हो, दोनों लोग एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के भावनाओं को समझे। देखें, जरूरी नहीं है कि आप जो आपकी पत्नी है वही दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री हो, या जो आपका पति है सबसे ज्यादा खूबसूरत वही होगा। आपको समझना पड़ेगा कि यही मेरे जो है एक प्रकार से पति परमेश्वर है, इनके समान कोई दूसरा नहीं है। भले ही आप कोई हट्टा कट्टा एक प्रकार से जिम वाला लड़का देख रहे हो और उसके बाद में आपको लग रहा है कि नहीं ये हमारा पति होता, तो बस आप एक मन में सोच जरूर सकती हो, लेकिन लेकिन अपने पति को ऐसा ना महसूस करवाएं कि वो एकदम से बेकार है। ठीक है, और पतियों को चाहिए कि वो ऐसा देखे, कोई लड़की वाले से कोई पिक्चर देख रहे तो ये बताए, फिर या बगल से कोई लड़की निकले तो उसको बार बार घूम घूम के, अरे यार बड़ी सुंदर लड़की जा रही है। भाई देखो, सुंदरता उस समय तक अच्छी लगती है जब आप उसके बारे में ना जानते हो, या उससे एक प्रकार से मिल ना चुके हो, उससे संबंध ना बन चुका हो, तब तक वो आपको अच्छा लगता है। और जैसे ही आप उसको जान गए, उसके बारे में पहचान हो गई, उससे काफी समय तक मिले जुले, तो वही चीज आपको बुरी लगने लगती है। क्या जिससे आपने पहली बार प्रेम किया था वो आपको बहुत अच्छा लगता था या बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन बाद में वही चीजें धीरे धीरे करके बुरा लगने लगता है, तो चूंकि उनसे धीरे धीरे जी भरने लगता है, लोग दूसरे को देखते हैं तो एक से बेटर बेटर ढूंढना का प्रयास करते हैं आजकल, तो ये सिस्टम चल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे बहुपत्नी विवाह अगर आप देखेंगे समाज में अगर प्रचलित है, तो वहां पर स्त्रियों की स्थिति एकदम से दयनीय हो जाती है। पत्नियां उसमें, जैसे पहले सबके समाजों में बहुत ज्यादा था ऐसा, ठीक है, कई पत्नियां होती थी, पत्नियों का कोई अस्तित्व नहीं होता था। अब मान लेते हैं एक विवाह हो रहा है, बड़ा जबरदस्त है, और एक विवाह का सर्वोत्तम रूप होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा जाति प्रथा, देखिए जाति प्रथा यज्ञ हवन अनुष्ठान और जनेऊ धारण करने के अधिकार पुरुषों को हो रहे हैं, स्त्रियों को नहीं। लेकिन पहले था ये सब चीजें, आज स्त्री के बिना कोई यज्ञ हवन नहीं हो सकती। कथा सत्यनारायण की सुनना पड़ता तो स्त्री के साथ बिना कथा नहीं सुन सकते। ये बातें केवल लिखी हैं यहाँ पर, बाकी एकदम वास्तविक नहीं है। हाँ, जनेऊ पहनने का अधिकार महिलाओं को नहीं है, ये पुरुषों का अधिकार है। जनेऊ क्या होता है? 3 धागे, लेकिन पुरुष उसका जनेऊ जो है किसका? महिला के लिए। अब जैसे चूंकि जो चीजें यहाँ पर लोग बताते हैं, समाजशास्त्री लोग पढ़ते जानते हैं, जो उन्होंने देखा जो बता दिया, महिला जनेऊ नहीं पहनती, इसका कारण बहुत बड़ा है, बहुत जबरदस्त रीजन है। धार्मिक मामलों में हिंदू धर्म में जो व्यवस्थाएं महिलाओं के लिए की गई हैं, वो बिल्कुल भी बड़ी सटीक महिलाएं, मतलब बहुत बड़ी सटीक व्यवस्था की गई है। महिलाओं को उच्च दर्जा दिया गया था, महिलाओं को विधि धारण करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि पुरुष उनके जो है जगह पे पहनते थे। देखिए
जिन व्यक्तियों का मतलब जिन व्यक्तियों का विवाह हो जाता है वो 6 धागे की जनेऊ पहनते हैं। उनके जनेऊ में कितने धागे होते हैं? 6 धागे होते हैं। लेकिन जिनकी शादी नहीं होती बेटा, जिनकी शादी नहीं होती उनके जनेऊ में 3 धागे ही होते हैं। ठीक है, यानी ब्रह्मचारी की यज्ञोपवीत जो होती है 3 धागों की होती है, और जो विवाह होता है गृहस्थी होता है, गृहस्थ आश्रम का होता है, उसके यज्ञोपवीत में 6 धागे होते हैं, 3 खुद के और 3 अपनी उसकी स्त्री के, उसकी पत्नी के। ठीक है, तो पत्नी को अर्धांगिनी समझा जाता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यज्ञ हवन सब में मिलता है जगह। अब वास्तव में पहले भी मिलता था, आज भी मिलता है, मध्यकाल में धीरे धीरे करके उनको हटा दिया गया, या फिर उनके जैसे कि मासिक धर्म के दौरान उनको पूजा पाठ से वर्जित रखा जाता है, खाना बनाने से एक प्रकार से हटा दिया जाता। तो ये सब चीजें होती थी, आज भी कहीं कहीं पर हो रही, कहीं कहीं पर इसको खत्म कर रहे हैं लोग, मतलब ये सब चीजें अलग बातें हैं। तो वही सब चीजें, पुरुषों को ज्यादा अधिकार है। युद्ध में भाग लेने, देश विदेश में व्यापार करने का अधिकार पुरुषों को है। ठीक है, पहले था स्त्रियों का कार्य केवल कार्य क्षेत्र तो सदैव घर में ही रहा है। नातेदारी के क्षेत्र में भी पुरुषों के कार्य स्त्रियों की तुलना में अधिक पाए जाते हैं। इस तरीके से स्त्रियों को कम महत्व मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ क्षेत्रों में जो अधिकार दिए गए हैं वो सीमित जो किए गए हैं, वो उसके पीछे बड़ा कारण भी रहा है। अगला क्वेश्चन, लैंगिक विषमता में स्त्री पुरुष भूमिका विभेद के प्रकारों को बताइए। स्त्री पुरुष की भूमिका विभेद यानी अंतर के प्रकार कई प्रकार से आप देख सकते हैं। पहला है प्राणशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। देखिए, प्राणशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार स्त्री द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम गतिशीलता वाले होते हैं। घर पर अधिक रहने की वजह से स्त्री को गृह कार्य भी सौंपे गए हैं, जबकि पुरुष ने अपनी अधिक शारीरिक शक्ति के कारण से आखेट करना, क्योंकि महिलाओं में कोमलता या उनमें कुछ ऐसे भाव शुरुआत से रहे हैं, महिलाओं का शरीर कोमल होता है पुरुषों की अपेक्षा, इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शरीर ही ऐसा बनाया गया है। तो महिलाओं का शरीर थोड़ा सा नाजुक होता है। ठीक है, तो वो घर में काम करे वो बेटर होता है। और शारीरिक दृष्टि से चूंकि पुरुष सक्षम होते हैं, बलशाली होते हैं, इस वजह से वो शिकार करने, कृषि करने के लिए जाते थे। अब महिला से अगर आप हल चलवाओगे खेत में जाकर के तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। महिला जाकर के एक प्रकार से देश विदेश में जो है मतलब कि शिकार करे तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। संबंधित कार्यों को ग्रहण किया तथा समाज में शक्ति प्राप्त कर ली जो अब तक बनी हुई है। समाज में आज भी यह धारणा प्रचलित है कि पुरुष को घर के बाहर के कार्य करने चाहिए और महिला को घर के अंदर का काम करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। देखिए, मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में विश्वास किया जाता है कि मानव व्यवहार संस्कृति के द्वारा निर्धारित और निर्देशित होता है। मानदंड, मूल्य और भूमिकाएं संस्कृति के द्वारा निर्धारित होती हैं, समाज द्वारा संप्रेषित होती हैं। ठीक है, समाज के नियम कायदों में अधिकतर भूमिका बनाने में किसकी होती है? पुरुषों की ही होती है। तीसरी बात, मानसिक गुणों में भिन्नता। स्त्री और पुरुष के जो मानसिक गुण होते हैं, मेंटल जो क्वालिटी होती है, उसमें भी डिफरेंस होता है। मानसिक गुणों और प्राणीशास्त्रीय कारकों या लिंग में क्या संबंध है, इसे ज्ञात करने के लिए मार्गरेट मीड नाम के विद्वान ने 3 भिन्न भिन्न प्रकार की जनजातियों, खास करके आरापेस, मंडगुमेर और तेनाम्बुली का अध्ययन किया। उसके अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि यौन भेद के संदर्भ में जैविक तथा तथ्यों के आधार पर स्त्री पुरुष की सामाजिक भिन्नता दर्शाना अनुपयुक्त है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से ये बताना कि भाई आपका गुण या शरीर के हिसाब से अगर अलगाव दिखाना तो ये थोड़ा गलत काम होता है, ऐसा बताया गया। ठीक है, बहरहाल आगे देखेंगे अगला पॉइंट, तो सत्तात्मक सत्ता। क्योंकि सर हेनरी मैन ने पुरुष की स्वाभाविक उच्चता और स्त्री के स्थान के बारे में अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा कि सामाजिक संगठन का सार्वभौमिक रूप यह था कि जिसमें सत्ता का स्वरूप सत्तात्मक था। इस वजह से जो पुरुष है उनका ज्यादा एक प्रकार से वर्चस्व रहा और महिलाओं का वर्चस्व कम रहा। सामाजिक भूमिकाओं में भेद। देखिए, सिगमंड फ्रायड नाम के एक विद्वान है जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया, उनका नाम है सिगमंड फ्रायड। ईगो एंड सुपर ईगो की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि स्त्री पुरुषों में यौन भेद ही उनकी सामाजिक भूमिकाओं के भेद के लिए उत्तरदायी है। यौन भेद मतलब कि जो उनका शरीर के जो एक प्रकार से तमाम अंग है वो अलग अलग होते हैं, इस वजह से। ठीक है, फ्रायड की स्त्रीवाद के बारे में संपूर्ण समझ व विश्लेषण स्त्री पुरुषों के यौनिक भेद पर ही डिपेंड करती है। इस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से तमाम फैक्टर्स को बताया जो कि लैंगिक विषमता में स्त्री पुरुष की भूमिका में अंतर को डिसाइड करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बाबू, समाजीकरण को परिभाषित कीजिए। समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण को अंग्रेजी में सोशलाइजेशन कहते हैं। समाजीकरण कब होता है बच्चे का? जैसे बच्चा पैदा हुआ, जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वह बच्चा एक प्रकार से एक मांस का टुकड़ा मात्र मान सकते हैं, या फिर एक जैविक प्राणी होता है। वो क्यों? शरीर उसके अंदर होती है, वो कुछ जानता नहीं समाज के बारे में। अगर उसी बच्चे को जाकर के आप जंगल में फेंकाओ तो वो एक प्रकार से सही तरीके से चीजों को ना तो चलना सीख पाएगा, ना ही बोलना सीख पाएगा, ना ही कुछ करना सीख पाएगा।
अरे मनुष्यों के ऐसा व्यवहार भी वो नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी बच्चे को जब परिवार रूपी जो है परिवार का प्राप्ति होती है, परिवार में बैठता है, उठता है, खेलता है, तो सभी चीजों को देखता है, तो वो सीखता चला जाता है, परिवार में तमाम चीजों को सीखता है। तो वही एक प्रकार से बच्चा जो जैविक प्राणी था वह सामाजिक प्राणी बन जाता है, जब वो चलना, उठना, बैठना, बोलना, चालना और मनुष्य कैसे व्यवहार करना, सामाजिक मूल्यों को, रीति रिवाजों को सबको देखता है, सुनता है, समझता है, तो वही व्यक्ति एक प्रकार से क्या बन जाता है, वही व्यक्ति सामाजिक प्राणी बन जाता है। तो मानव शिशु जन्म के समय केवल हाड़ मांस का एक सुसज्जित पुतला मात्र होता है, वह केवल एक जैविकीय प्राणी मात्र होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई सामाजिक गुण नहीं होता है, वह समाज के मानदंडों और मूल्यों को नहीं जानता जब पैदा होता है। उस समय ना तो वह सामाजिक होता है और ना ही वह असामाजिक होता है व्यक्ति। वह यह भी नहीं जानता कि किसके साथ कैसा व्यवहार उसको करना है बच्चे को, परंतु उसमें सीखने का गुण जो है मौजूद होता है। वो अधिगम की चीजों को जानता है, धीरे धीरे करके जब वो बड़ा होने लगता है वो चीजों को देख करके, सुन करके, महसूस करके जानने का प्रयास करता है। ठीक है, धीरे धीरे सामाजिक संपर्क में आने के कारण से यह रीति रिवाज को सीखता है, प्रथाओं को जानता है, मूल्यों को जानता है, विश्वास क्या होता है उसको जानता है, संस्कृति को सीखने लगता है और यह सामाजिक प्राणी बन जाता है। तो यही जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। ठीक है, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक जैविकीय प्राणी को सामाजिक सचेतन प्राणी में बदल देती है, जिन प्रक्रियाओं के द्वारा व्यक्ति सामाजिक मानदंडों को, मूल्यों को, तौर तरीकों को तथा अपनी पराई को जानता है, सीखता है, साथ ही साथ वो अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है और समाज को स्थायित्व प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहा जाता है, सोशलाइजेशन कहा जाता है। समझ में आ गया होगा बेस, मेरे हिसाब से इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। समाजीकरण की प्रक्रिया यूनिवर्सल होती है, यानी कि सार्वभौमिक होते हुए भी इसकी एक जैसी नहीं है, मतलब कि ये सार्वभौमिक भी है लेकिन एक जैसी नहीं होती। हर समाज में सामाजिक प्रक्रिया या समाजीकरण जो है अलग अलग हो सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि समाज स्वयं भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, इस वजह से उनका समाजीकरण बच्चों का अलग अलग समाजों में अलग अलग होता है। क्योंकि एक समाज का नियम को दूसरा होता है, दूसरे के समाज का नियम को दूसरा है, तो ऐसे में वो नियम जो समाज में प्रचलित होगी बच्चा वही सीखेगा। यानी समाजीकरण जो है सार्वभौमिक होते हुए भी, यानी एक समाज में एक जैसा जरूर होता है लेकिन अलग अलग समाजों में समाजीकरण की प्रक्रिया धीमी, तेज और अलग अलग तरीके से भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि समाज भिन्न भिन्न है, इसी भिन्नताओं की वजह से चलते समाजीकरण की प्रक्रिया में भिन्नता भी देखने को मिल जाती है। मानव अपनी जिजीविषा से प्रेरित होकर के अपने वातावरण से अनुकूलन करने का प्रयास करता है, अपनी वातावरण के हिसाब से रहने का प्रयास करता है। अपनी आत्मजनित उत्सुकता और अनुसंधान की प्रक्रिया में वह निरंतर सीखता रहता है और इस प्रकार वह क्रमशः विकास की ओर अग्रसर होता जाता है। हमारी इच्छाएं, अनुभूतियां और प्रेरणा यानी मोटिवेशन, जो कुछ भी आदर्श व्यक्तिगत से उद्धृत हो रहे हैं, वे मूल्यों का निर्माण करते हैं। और वर्तमान प्रसंग में यह कहने में तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी कि हमारा भारतीय समाज भौतिक प्रगति की अच्छी दौड़ के चलते अपने मूल्यों और आदर्शों को खो चुका है। ठीक है, यानी लगातार जो हम आज तमाम चकाचौंध भरी दुनिया में फंस गए हैं, ये हमने आदर्शों को भूल रहे हैं। हमारी मर्यादा क्या थी, हमारी संस्कृति क्या थी, सब भूल चुके हैं। हमारा धर्म क्या था, यह स्थिति क्यों आई, इसका आधार क्या है, यह विचारणीय है। और लगातार हमारी जो संस्कृति उसमें गिरावट आ रही है। हम पाश्चात्य संस्कृति को लगातार जो है ढोने में लगे हुए हैं, उसको सीखने में लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका बाबू। प्रश्न है, स्त्रियों की राजनीतिक स्थिति विषमता को समझाइए। राजनीति में जो स्थिति उनकी रही विषम रही है, क्योंकि पुरुषों के समान राजनीति में भी महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया है। आज भी एक प्रकार से महिलाओं के लिए जगह आरक्षित करनी पड़ती है, या वोट डालने का अधिकार जो था पहले महिलाओं को बहुत समय तक नहीं दिया गया। ठीक है, लेकिन बाद में फिर दे दिया गया था। चले, स्त्रियों की राजनीतिक स्थिति इस बात से जानी जा सकती है कि सत्ता के स्वरूप निर्धारण और उसमें भाग लेने के मामले में उन्हें कितनी समानता और आजादी प्राप्त है, और इस संदर्भ में उनके योगदान को समाज कितना महत्व देता है। अतः स्पष्ट है कि पुरुषों और स्त्रियों की विभिन्न क्षमताओं, योग्यताओं, कार्यों तथा व्यवहार संबंधों में एक विशिष्ट अंतर है, और यह अंतर ही उसमें पारस्परिक सहयोग बना करके समाज में संगठन का कारण बना। और जब जब समय और परिस्थितियों से प्रभावित होकर के इन विषमताओं ने विरोध और संघर्ष का रूप धारण किया, तब तब मानव स्वभाव का विघटन हुआ है और मानवीय संस्कृति का ह्रास हुआ है, कमी आई है उसमें। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानवीय सभ्यता और संस्कृति के विकास के मूल में स्त्री और पुरुषों की यह लैंगिक विषमता ही रही है, क्योंकि हमेशा स्त्रियों को नीचे रखा गया, इस वजह से दिक्कत हुई, जो विभिन्न युगों के समय और कालजन्य परिस्थितियों से निरंतर प्रभावित होती आई है। और यह आज भी आधुनिक युग में हमको देखने को मिल जाती कहीं कहीं पर, वर्तमान समाज में विद्यमान है। बंबई भगिनी समाज के वार्षिकोत्सव के अवसर पर गांधी जी ने कहा था कि स्त्री पुरुष की समानता
का यह अर्थ नहीं है कि उनके धंधे भी एक हों। गांधी जी ने स्वयं कहा था इस बात को कि उनके धंधे भी एक हों, क्योंकि स्त्रियों का धंधा अलग हो सकता है, पुरुषों का धंधा अलग। कोई स्त्री शिकार खेले या भाला चलाए तो कानून उसे मना नहीं कर सकता, लेकिन जो काम पुरुष का है उसे यह सहज ही झिझक, मतलब कि वो एक प्रकार सहज ही झिझकती है, उसको करने से महिलाएं उतने जबरदस्त नहीं कर पाएंगी। प्रकृति ने स्त्री पुरुष को एक दूसरे का पूरक बनाया है कि एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, किंतु उनके काम भी अलग अलग होते हैं। स्त्रियों के अलग काम है, पुरुषों के अलग काम है, इसीलिए उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से बनाया गया है। ये तमाम सारी चीजें बड़े बड़े विद्वानों ने भी बताई हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन सबके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। लिंग को परिभाषित कीजिए। लिंग क्या है? लिंग को परिभाषित कीजिए। देखिए, सिमोन डी वेवायर एक प्रकार से महिला लेखिका है, नारीवादी विचारिका है, राजनीति शास्त्र में बड़ा योगदान देती हैं। ये पाश्चात्य नारीवादी विचारिका है। इन्होंने अपनी पुस्तक द सेकेंड सेक्स नाम की एक पुस्तक लिखी इन्होंने। इस पुस्तक में कहा कि कोई भी महिला पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। कोई भी महिला पैदा नहीं होती बल्कि वो महिला बनाई जाती है। उसको शुरू से ही बताया जाता है कि तुम महिला हो, तुमको ये करना है, तुमको लज्जा में रहना है, घूंघट में रहना है, चेहरा छुपा के चलना है, बालों को बड़ा रखना है, ऐसे तमाम प्रकार की चीजें उनको बताई जाती है। सुबह 4 बजे उठना है, नहाना है सुबह। तो एक महिला पैदा नहीं होती, उसको लगातार समाज के संपर्क में आकर के उसको बनाया जाता है कि भाई तुम महिला हो, तुम्हारा ये काम है, तुम महिला हो, तुम्हारा ये काम है, तुम ये काम नहीं कर सकती क्योंकि तुम महिला हो, पुरुष नहीं हो। ठीक है, इसलिए इन्होंने कहा, सिमोन डी वेवायर ने कहा कि महिला पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। उसने स्पष्ट किया कि समाज में लैंगिक अंतर ने पुरुषों को उनकी जीविका अर्जन भूमिका के कारण से श्रेष्ठ बना दिया, चूंकि उन्होंने जीविका अर्जन का काम पहले से शुरू किया है। इस भूमिका ने उसे समाज और परिवार के शक्तिशाली स्थिति में उसको ला दिया। लैंगिक अंतर पदानुक्रम विपक्षी यथा जैसे पुरुष श्रेष्ठ और महिला गौण है के रूप में स्थित है। इस वजह से पुरुष प्रधान है, महिला उसके अंदर में रहती है। ये बात मोबिया गार्टेंस कहती हैं कि ने भी साक्ष्य बिंदु के आधार पर स्पष्ट किया है कि पुरुष शरीर और महिला शरीर सामाजिक मूल्य और महत्व के आधार पर नितांत अलग है, परंतु इसका पुरुष और महिला चेतना पर कोई सुस्पष्ट प्रभाव नहीं होता कि भाई उनका शरीर अलग है तो बुद्धि भी अलग हो। बुद्धि तो एक जैसी हो सकती है, सोचने का तौर तरीका, नजरिया तो एक जैसा हो सकता है। कुछ शारीरिक वृत्तांतों का विशेष महत्व होता है तथा ये विशेषता एक ही लिंग में उपस्थित होते हैं। उनके मासिक धर्म का उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, उनका मत है कि पुरुष तत्व जब तक जैविक पुरुष द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा तब तक महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए पुरुष शरीर मानव आदर से उत्प्रोत प्रभुत्व रूप में पौराणिक के साथ हमारी संस्कृति में विद्यमान है। तो लिंग बेसिकली यही होता है, महिला और पुरुष के आधार पर भेदभाव या बंटवारा। आगे देखेंगे तो सामाजिक लिंग का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या बताए। सामाजिक लिंग का अर्थ और परिभाषा देखिए, नारीवादी विद्वानों ने कहा कि सामाजिक लिंग को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन और स्त्री पुरुष के बीच असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्त्री पुरुष की जो संबंध है उसमें एक प्रकार से असमान संबंध जो है उन्हीं की व्यवस्था जो होती है वो सामाजिक लिंग कह सकते हैं। सुप्रसिद्ध विचारक पेपनेक महोदय कहते हैं कि सामाजिक लिंग स्त्री और पुरुष से रिलेटेड जो स्त्री की भूमिकाओं को सांस्कृतिक आधार पर परिभाषित करने का कोशिश करता है, प्रयास करता है, एवं स्त्री पुरुष के विशेष अधिकारों से संबंधित है कि स्त्री का क्या अधिकार है, पुरुष का क्या अधिकार है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आधार पर लिंग समानता शक्ति संबंधों का कार्य और असमानता का सामाजिक संगठन होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये सब लिख दीजिएगा। मनुष्य की विशिष्ट स्थिति का निर्धारण करने में सामाजिक संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो सोशल स्ट्रक्चर है, जैसे विवाह संस्था हो गई, परिवार है या समाज है, क्रीड़ा समूह है, तमाम प्रकार की चीजें भूमिका निभाते हैं कि भाई क्या स्थिति किसकी क्या होगी। ठीक है, प्राण शास्त्रीय स्थिति मनुष्य को नर और मादा के रूप में रूपायित करती है, यानी कि शरीर के हिसाब से अगर देखें नर मादा अलग अलग होते हैं, ये प्राण शास्त्रीय नियम कहता है। किंतु उसमें पुरुष और स्त्री में विभाजित करने के कारक अन्य होते हैं। जब जैविक अर्थों में हम नर और नारी या नर और मादा की तरह पैदा जरूर होते हैं, लेकिन हमें सामाजिक लिंग की मान्यता स्त्री और पुरुषों के रूप में मिलती है कि तुम पुरुष हो, तुम महिला हो। भारत में पितृसत्तात्मकता और रूढ़िवादिता प्रचलित होने की वजह से महिलाओं के साथ प्रत्येक क्षेत्र में असमानतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। प्रायः सभी कार्यों के क्षेत्र में, जैसे वेतन के क्षेत्र में आज आप देखते हैं महिलाओं को पुरुषों के से कम वेतन मिलता है। यहाँ तक कि बॉलीवुड जो अपने आप को समानता का कहता है कि भाई हमने बड़ा काम किया है, बॉलीवुड में भी आप देखते हैं जैसे कि एक
एक जो महिला एक्टर होती है, हीरोइन जो होती है, उसको कम पैसा मिलता है। हीरो को करोड़ों में पैसा मिलता है, महिलाओं को लाखों में मिलता है। तो आप ये भी यहां से अंतर देख पा रहे होंगे, हर एक सेक्टर में महिलाओं को वो वर्चस्व नहीं मिलता जो पुरुषों को मिलता है। अध्ययन के क्षेत्र में भी, परिस्थिति आदि के क्षेत्र में महिलाओं को निम्न स्थान ही आज प्राप्त है। समाज में महिलाओं के पास कोई शक्ति नहीं है। महिलाएं जो देश की जनसंख्या का लगभग आधा भाग होती हैं, यदि इनका विकास अवरुद्ध होगा तो प्रत्यक्ष देश का विकास भी रुक जाएगा। महिलाएं जन्मदात्री हैं, जो कि जननी जन्मभूमि से चाहे स्वर्गादेवी, महिला नहीं होगी तो पुरुष का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से विकसित नहीं होंगी तो किस प्रकार का सुदृढ़ नई पीढ़ी को जन्म कैसे दे सकेंगी। यदि महिलाएं विकसित नहीं होंगी तो उनकी जो अच्छी पीढ़ी, मतलब कि उनके बच्चे भी विकसित नहीं होंगे। अतः स्पष्ट है कि महिलाओं का विकास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। आज देश ने ऑपरेशन सिंदूर दिया तो महिलाओं की वजह से ही दिया। महिलाओं ने ही बहुत सारा काम ऐसा किया। आज हमारे देश की राष्ट्रपति महिला ही हैं। हमारे प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की एक महिला जो है मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। आपने देखा होगा, वैसे बहुत सारी मुख्यमंत्री से अभी फिलहाल में देखेंगे अपने उम्र में, मायावती जी रही है जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अब कई सारी चीजें हैं। उस जमाने में इंदिरा जी थी प्रधानमंत्री, ठीक है, इंदिरा गांधी जी, जब लोग सोच नहीं सकते थे कि समानता की बात नहीं कर सकते, तब उस समय वो एक प्रकार से थी। तो आधुनिक युग में लिंग संबंधी विभिन्न अध्ययनों द्वारा समाज में व्याप्त असमानता को कम अथवा समाप्त करने का एक साहसिक प्रयास किया जा रहा है, जो वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है। महिलाएं अब पुरुषों से कंधा से कंधा मिला करके चल रही है, जिससे एक संतुलित समाज की स्थापना की जा सकती है। देश के सभी नागरिक स्त्री पुरुष दोनों स्वतंत्र रूप से देश के विकास में अपनी अपनी भागीदारी निभा सके, इसके लिए उनको बराबर दर्जा देना बनता भी और दिया भी जा रहा है। अगला क्वेश्चन आ चुका, लिंग बनाम जीव विज्ञान पर टिप्पणी कीजिए। लिंग बनाम जीव विज्ञान, देखें, परिवार और समाज में लिंगों यानी पुरुषों और स्त्रियों के बीच, लिंग माने पुरुष और स्त्री का जो अंतर है वही, इसके बीच स्थिति शारीरिक और जैविक अंतर सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। हर एक समाज में अंतर पाया जाता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, रूस हो, फ्रांस हो, सब जगह पे महिलाओं का शरीर एक जैसा होता है, पुरुषों का शरीर एक जैसा होता है। वस्तुतः इस अंतर का आधार प्रमुखतः जननांगों की बनावट में निहित होता है, यानी कि उनके जनन अंग जो होते हैं अलग अलग होते हैं महिला और पुरुषों के। यही नहीं, स्त्री पुरुष में लंबाई और चौड़ाई का भी अंतर होता है, आकार प्रकार का भी अंतर होता है, वक्षस्थल में भी अंतर होता है उनके। इसके अलावा शरीर में बालों की भिन्नता भी होती है। आप देखते हैं महिलाओं में शरीर जो सर का बाल होता है तेजी से बढ़ता है, दाढ़ी मूछें उनके नहीं जमती हैं, पुरुषों में जम जाते हैं। ठीक है, पुरुषों के शरीर के हर एक पार्ट पर बाल, अधिकतर आप पूरे शरीर में बाल होते हैं, महिलाओं के बाल कम होते हैं। ये सब चीजें हैं, अंतर ही प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं। इन दोनों में ये अंतर प्राय सार्वभौमिक अंतर है, सर्वकालिक माने गए, हमेशा से होते आ रहे हैं, बहुत दिन से, जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई तब से महिला पुरुष में शारीरिक अंतर आपको देखने को मिल रहे हैं। समाज के द्वारा इन्हीं सब अंतरों का लाभ उठा करके एवं जोड़ तोड़ कर की प्रक्रिया अपना करके नारी का शोषण किया जाता है कि तुम्हारी शरीर ऐसी है, तुम इस काम के लायक नहीं हो, जिसकी परिणति स्त्रियों में असमानता की भावना, असुरक्षा की भावना, शक्ति को पुरुष तक ही केंद्रित करने की वृत्तियों के रूप में समाज में सर्वत्र दिखाई देता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे समाज ने जो एक प्रकार से स्त्रियों को एक प्रकार से जो उनका अधिकार नहीं दिया, उसके पीछे कई कारण भी रहा, लेकिन उसका लोगों ने नाजायज फायदा भी उठाया। इस वजह से चीजें खत्म हो रही हैं। आप देखते हैं जब तक जो है पुरुष होता है, भाई जो होता है बहन की रक्षा के लिए होता है, पिता भी रक्षा करता है अपनी जो है पुत्री की, ठीक है, और पति भी आप देखते हैं रक्षा करता है अपनी पत्नी की, और फिर उसके बाद पुत्र हो जाता है माता की देखरेख के लिए। इस तरीके से हमेशा एक स्त्री को एक पुरुष की सहायता लेने की जरूरत पड़ती है। ये चीजें एक प्रकार से कहीं ना कहीं शुरुआत से ही सिस्टम चलता रहा है। हालांकि ये चीजें कोई गलत बात नहीं है कि भाई पुरुष है तो अगर महिला का सपोर्ट कर रहा है किसी भी चीज में तो गलत है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के नाम पर उसका शोषण ना किया जाए, ये चीजें ठीक है। स्त्री की जैविक स्थिति पर विचार करते हुए हम पाते हैं कि स्त्री और पुरुषों का शरीर लैंगिक अंतर को सीमित करता है, ठीक है, किंतु यह अंतर उनके कार्यकलापों को कितना और किस तरीके से भिन्न करता है, निरंतर शोध का विषय रहा है कि भाई एक काम को, किसी काम को स्त्री कितना अच्छे से करती है, पुरुष कितना अच्छे से करता है, इस पर रिसर्च होना चाहिए। रिसर्च हो भी रहा है कि किसी भी काम को कितने समय में स्त्री पुरुष, देखिए स्त्रियों के लिए हर चीजों को थोड़ा बहुत उनमें वरीयता दी गई है, क्योंकि स्त्रियों की शारीरिक बनावट अलग होती है, वो चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, ठीक है। जैविकता में अंतर होता है, कार्य क्षमता में हो सकता है बराबरी मिल जाए। अगला क्वेश्चन, सोचने की क्षमता बिल्कुल सेम होगी सभी की, जितना बुद्धि का प्रयोग जो करेंगे महिला उतना पुरुष भी करेगा। लैंगिक गुणसूत्रों की भूमिका का प्रकाश डालें। लैंगिक गुणसूत्र क्या होते हैं, भूमिका इसकी बताएं।
देखिए स्त्री की जैविक संरचना को दो आधारभूत कोषों से होती है, वही पुरुष एक कोष से, जिसके परिणाम रोजमर्रा की जिंदगी में देखे जा सकते हैं। मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्रों के साथ ही एक जोड़ी XX जो इसके इनके जैसी ही दिखती है, लिंग का निर्धारण करती है। ठीक है, यह स्त्री लिंग को सुनिश्चित करती है। XX गुणसूत्र जो होता है ये महिला को दिखाता है। पुरुषों के गुणसूत्रों में XY गुणसूत्रों की एक प्रकार से एक जोड़ी होती है। Y गुणसूत्र की एक ऋणात्मक क्रिया है। जब Y वाला शुक्राणु एक अंडाणु को निषेचित करता है तो वह मादापन की उस मात्रा को कम कर देता है जिसके कारण से मादा भ्रूण बनता है। अपने नरत्व के साथ तब भ्रूण का कोई ऐसी दुर्बलताएं उत्तराधिकार में मिलती हैं जो यौन संबंध कही जाती हैं, क्योंकि वे सिर्फ Y गुणसूत्र पर मिलने वाले जीनों के कारण होती है और Y गुणसूत्र पुरुषों में ही मिलता है। हाइपरट्राइक जो है कॉसिस जैसे विचित्र विकार जिसमें बालों की बहुतायत और छाल जैसी चमड़ी होती है, वास्तव में X गुणसूत्र के एक ऐसे उत्परिवर्तनीय जीन का परिणाम है जिसे Y गुणसूत्र दबा नहीं पाता। इसी कारण से क्या होता है, मनुष्य जाति के नरों में करीब 30 रोग ऐसे पाए जाते हैं जो स्त्री में शायद ही कभी मिलते हैं। महिलाओं में दोनों यानी X गुणसूत्र होने की वजह से स्त्रियों के विकास के लिए एक ही तरह के जीन दो प्रतियां हो जाती हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। पुरुषों का सेक्स हार्मोन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के बजाय उनके लिए रोग का खतरा बढ़ाता है। ठीक है, पुरुषों में खतरा ज्यादा होता है, महिलाओं मतलब की सेक्सुअल खतरा। इसका कारण से लंदन स्थित इंपीरियल कॉलेज स्कूल ऑफ मेडिकल के शोधकर्ता महिलाओं के में संक्रमण से लड़ने वाली श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि टी कोशिकाओं का उत्पादन अधिक होना मानते हैं। 1969 ईस्वी में अपराध शास्त्रियों ने Y गुणसूत्र के बारे में नई टिप्पणी की और उन्होंने पाया कि हिंसक अपराधों के दोषी कैदियों में XYY गुणसूत्र वाले पुरुषों का अनुपात बहुत ज्यादा था। इन लोगों में मिलने वाला एक फालतू Y गुणसूत्र मानसिक क्षमता में कमी से जुड़ा लगता है। जैसे मान लेते हैं, आपको मैं समझा दो पूरा निषेचन की प्रक्रिया होती कैसे है। जैसे कभी आप देखते हैं महिला और पुरुष के बीच में जब संभोग होता है यानी सेक्स की क्रिया हुई, ठीक है, तो उसमें होता क्या है बेटा, मान लेते हैं जब सेक्स हुआ महिला पुरुष में तो पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र होता है, पुरुषों में जो गुणसूत्र 23 जोड़े गुणसूत्र जिनमें से उनमें से पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है। कौन सा गुणसूत्र होता है, XY गुणसूत्र। ठीक है, और महिला में कौन सा गुणसूत्र होता है, XX गुणसूत्र होता है। ये महिला गुणसूत्र को दिखाता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति एक प्रकार से जो है मानसिक दृष्टि से कमजोर होते हैं उनमें क्या हो जाता है, महिला मतलब कि Y एक बढ़ जाता है। जैसे मान लेते हैं अब पुरुष का एक प्रकार शुक्राणु अंडाणु X अंडाणु से जाकर के मिलेगा, X से X अंडाणु मिलेगा तो क्या बनेगा, XX यानी क्या पैदा होगी, लड़की पैदा होगी। ठीक है, क्या पैदा होगी, लड़की पैदा होगी। यही X बेटा जाकर के किससे मिलेगा, यही X जाकर के मिलेगा फिर से इस X से, तब भी क्या पैदा होगा, लड़की ही पैदा होगी जो कि XX हो जाएगा। ठीक है, लड़की ही बनेगी। ऐसे जब ये वाला Y बेटा जाएगा किससे मिलेगा, इस X से मिलेगा तो क्या बनेगा, इस X से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, XY यानी YX कह सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, लड़का पैदा होगा। ठीक है, फिर यही Y जाकर के इस X से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, फिर XY बन जाएगा यानी कि XY बन जाएगा। कहने का मतलब फिर से लड़का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लेते हैं Y जो शुक्राणु है प्रबल है, बहुत ज्यादा एक प्रकार से पावरफुल है, तो दो Y और एक ये मिल जाता है। तो ऐसे में जो मानसिक विक्षिप्तता वाले बच्चे होते हैं जिनमें अभी मैंने आपको पढ़ करके बताया तो वो चीजें सामने आ जाती हैं, तो XYY हो जाता है, तो वो एक प्रकार से अलग टाइप का बच्चा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों संभावनाएं ज्यादा होती कि भाई लड़का भी बराबर हो सकता है, 50% चांस होते हैं लड़के के, 50% चांस होते हैं लड़की होने के। ठीक है, इस तरीके से निषेचन क्रिया ऐसी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला को, सेक्स का अर्थ लिखिए। सेक्स क्या होता है, सेक्स का अर्थ, सेक्स माने होता है लिंग या जेंडर जिसको आप कह सकते हैं। देखिए सेक्स शब्द जैविक महिला और जैविक पुरुष के बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है, जैविक यानी शरीर के हिसाब से अंतर जो होता है महिला और पुरुषों में, उसी को सेक्स कह सकते हैं। अतः जब एक नवजात शिशु पैदा होता है तो उसका सेक्स के आधार पर लड़का या लड़की के रूप में निर्धारण कर दिया था कि भाई लड़का हुआ है कि लड़की हुई है, किसके आधार पर, उसका सेक्स देख करके यानी उसका लिंग देख करके। ठीक है, लड़का और लड़की के अनुरूप इस चरित्र चित्रण का आधार जनन अंग होता है। ठीक है, जो प्रजनन अंग या जनन अंग होता है उसी को देख करके डिसाइड किया था कि लड़का है कि लड़की है। इस प्रकार विपरीत सेक्स में जैविक अंतर होता है एवं मुख्यतः सभी व्यक्ति यानी कुछ संदिग्ध मामलों को छोड़ करके एक या दूसरे सेक्स में पैदा होते हैं। यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि एक या दूसरे सेक्स में पैदा, सेक्स माने लिंग यानी जेंडर, ठीक है, यह महिला पुरुष,
एक या दूसरे सेक्स में पैदा होने के विपरीत व्यक्तियों को विशिष्ट लैंगिक अपेक्षाओं और भूमिकाओं के आधार पर समाजीकृत कर दिया जाता है। जैविक आधार पर पुरुषों की को पुरुषत्व संबंधी भूमिका निभानी सिखाई जाती है तथा वे सामाजिक रूप से पुरुषत्व के अनुरूप सोचते हैं और कार्य करते हैं, जबकि महिलाओं को नारीत्व की संबंधी भूमिका बताई जाती है कि भाई तुम नारी हो, तुमको ऐसे करना है, समाज में ऐसे रहना है। तो वे सामाजिक रूप से नारी तत्व के अनुरूप सोचती हैं और कार्य करती हैं। जैसा कि सिमोन डी वेवायर ने कहा, कोई भी पुरुष पैदा नहीं होता बल्कि पुरुष बना दिया जाता है, और कोई भी महिला पैदा नहीं होती बल्कि उसको महिला बना दिया जाता है। ये बात बिल्कुल सटीक होती है। ठीक है, पुरुषों को बताया था कि भाई तुम पुरुष हो, तुम लड़का हो, तुम्हारा ये काम है, तुम लड़की हो, तुम्हारा ये काम है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो इसी को बोलते हैं सेक्स। आगे देखेंगे, सेक्स बनाम लिंग पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, सेक्स और लिंग में क्या डिफरेंस होता है। सेक्स और लिंग दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल और लिंग आधारित हिंसा के प्रति अपनी प्रतिक्रिया हेतु एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य समाविष्ट करना अनिवार्य है। इसलिए लिंग तथा लिंग का सेक्स के विरोध में अर्थ समझना विवेचनीय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहता है कि सेक्स पुरुष और महिला को जैविक और शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्णित करता है। यानी जब शरीर के जनन अंगों के आधार पर महिला और पुरुष को अलग किया जाता है कि शरीर के अंग, मतलब कि शरीर का अंग पुरुषों का है आपका, तो आप पुरुष हो, आपके शरीर का अंग महिलाओं का, तो आप महिला हो। तो ये जैविक आधार पर, शरीर के ढांचे के आधार पर बताया जाता है। तो वो होता है आपका, क्या होता है, उसी को सेक्स कहते हैं। शारीरिक ढांचे के आधार पर अलग अलग किया जाए महिला पुरुष को, तो आपका सेक्स होता है वो। ठीक है, इसी प्रकार यह भी हमेशा संभव नहीं है कि सेक्स महिला पुरुष को द्विभाजित रेखा में परिभाषित करे, क्योंकि यह अंतर लैंगिक व्यक्तित्व के द्वारा स्पष्ट प्रदर्शित होता है, नहीं कि केवल इसको शारीरिक हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, लिंग जो सेक्स होता है। जबकि लिंग की अगर बात करें, लिंग को अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। सामाजिक संरचित भूमिका, व्यवहार, गतिविधियों और लक्षणों के आधार पर पुरुष और महिला को जिसको एक प्रदत्त समाज स्वीकृत करता है माना जाता है। जबकि सेक्स एवं इसके संबंधित जैविक कार्य अनुवांशिक रूप से अभिकर्मित होते हैं। लैंगिक भूमिका का समर्थ संबंधों में परिवर्तित करना होता है। वे सामाजिक संरचित समय और सांस्कृतिक भिन्नता के कारण से पृथक होते हैं और सहज अनुगामी होते हैं। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर समझे, जो सेक्स होता है बेटा, वो शरीर के अंतर को देखता है, शारीरिक बनावट को देखता है, शारीरिक जो प्रकार से स्ट्रक्चर है, जनन अंग होते हैं, उनको उनके हिसाब से महिला पुरुष में विभेद करता है। जबकि जो आपका जेंडर होता है, यानी कि जो आपका लिंग होता है, लिंग की अगर बात करें बेटा, तो लिंग जो होता है, यानी जेंडर जिसको आप कह सकते हैं, जेंडर जो होता है मानसिक बुद्धि, समाज क्रियाकलाप, सामाजिक काम, राजनीतिक काम, जैसे महिला पुरुष अलग अलग करते हैं, तो वो सब जो कार्य होता है महिला पुरुष को, उन कार्य के हिसाब से उनको अलगाव करना, वो आपका होता है जेंडर। ठीक है, बाकी होता है शरीर के हिसाब से सेक्स। अगला प्रश्न, एक प्रदत्त समाज विशेष रूप से आर्थिक सामाजिक भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व जो पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं, उनको वर्णित करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर बताई हमने। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। ऑनर किलिंग क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ऑनर किलिंग क्या है बेटा। ऑनर किलिंग की अगर बात की जाए तो ऑनर किलिंग जिसे सम्मान हत्या भी कहा जाता है। ऑनर किलिंग को क्या बोलते हैं, सम्मान हत्या। इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति क्या करता है बेटा, अपने सम्मान के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए समाज में किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, किसी को मार देता है ताकि उसकी सम्मान बचा रहे। ठीक है, तो अपने सम्मान के लिए किसी को मार दिया जाए तो उसी को ऑनर किलिंग कहते हैं। अपने आश्रितों को या किसी को मार दिया जाए अपने किसकी रक्षा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपनी मान मर्यादा के लिए किसी को मार देना, इसी को ऑनर किलिंग कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑनर किलिंग यही चीज होती है। ठीक है, आगे देखेंगे, इसे भारत में अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके तहत जब एक परिवार के किसी सदस्य की अपने परिवार अथवा समाज में किसी व्यक्ति के द्वारा सम्मान को नष्ट करने या परंपरा को तोड़ने के अपराध में हत्या कर दी जाती है, तो इसी को ऑनर किलिंग कहा जाता है। ऑनर किलिंग विकृत सामाजिक मानसिकता को बढ़ावा देती है जो सामाजिक न्याय के विरुद्ध होता है। आप देखते हैं खास करके जब जो पंचायतें, पुरानी पंचायतें होती थी, उसमें जो है हत्या कर दी जाती, तमाम चीजें होती थी, आप मूवी वगैरह में देखते होंगे। तो ऑनर किलिंग वही है। ऑनर किलिंग जैसे अपराध केवल आधुनिक समाज में ही नहीं देखे जा रहे हैं, बल्कि प्राचीन समाज में भी ये पहले हुआ करते थे। वस्तुतः इसे प्राचीन रोमन साम्राज्य से जोड़ करके देखा जाना चाहिए, जब पीटर परिवार को अपने घर की महिला को यौन रूप से सक्रिय पाए जाने के अपराध में उसे मारने की अनुमति दी गई थी। मध्यकालीन युग में विश्व के सभी देशों में लगभग समाज के स्वरूप पितृसत्तात्मक ही था, जहां पुरुष की मानसिकता समाज पर हावी थी। ठीक है, अधिकतर समाज में महिला को अपने आत्म सम्मान के रूप में जोड़ करके देखा जाता था। इनके उदाहरण देखने को मिल जाते हैं सभी समाजों में। जैसे ब्रिटेन में हेनरी टप ने अपनी पत्नी को व्यभिचार के आरोप में मार दिया था।
जैसे कोई पत्नी, अभी आज के समाज में किसी की पत्नी किसी दूसरे के साथ अनैतिक संबंध बना रही हो और आप पकड़ लेंगे, ठीक है, तो या तो पत्नी खुद ही फांसी लगा करके मर जाती है या तो आप उसको मार देते हैं, ठीक है। लेकिन आप बाहर जाते पता नहीं क्या करते हैं, तो महिला तो बेचारी कुछ नहीं कहती है। लेकिन अगर महिला किसी के साथ संबंध बना लिए, चूंकि आप शायद उसकी रिक्वायरमेंट ना पूरी कर पा रहे हो, तो महिला ने अगर किसी के साथ संबंध बना लिया तो ऐसे में एक प्रकार से क्या होता है कि उसको मार दिया जाता है या उसको मार देना। जैसे किसी की पत्नी ने किसी दूसरे के साथ संबंध बना लिया, विचार कर दिया, तो उसको मार देना, ये आपका ऑनर किलिंग हो जाएगा, ठीक है। आपके लड़के ने बहुत बुरा काम कर दिया समाज की दृष्टि से, हे काम है जिससे आपका सर जो है नीचे गिर गया, आपकी लड़की भाग गई किसी के साथ, लड़की आपको किसी के साथ जो है दूसरा व्यभिचार कर रही, तो आप उसको मार दें, इसी को ऑनर किलिंग कहा जाता है, ठीक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सम्मान हत्या के स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन देखा गया है। अब केवल महिला ही नहीं बल्कि पुरुष भी इस प्रकार के जघन्य अपराध के शिकार हो रहे हैं। भारत में विशेष करके हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसी क्षेत्रों में इस प्रकार की हत्या देखी जाती है। यूं तो भारत एक बहुल सांस्कृतिक देश है जहां विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय और परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। साथ ही भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में आदर्श संस्कृति के रूप में माना जाता है। इसके अलावा भारतीय परंपरा में स्त्री को देवी के रूप में माना जाता है, देखा जाता है, परंतु यहाँ पर भी सम्मान हत्या कभी कभी देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब सम्मान का हनन होने लगता है कि भाई हमारा सम्मान चला गया इस वजह से, तब उसको मार देते हैं। हालांकि अभी चीजें कम हुई हैं। अगला प्रश्न, भारत में ऑनर किलिंग के कारण लिखिए। भारत में ऑनर किलिंग के क्या कारण हो सकते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत में ऑनर किलिंग के क्या कारण हो सकते हैं बेटा, चले सभी लोग बताइए, ऑनर किलिंग के क्या कारण, क्यों लोग मारते हैं। देखिए, पहला, ऑनर किलिंग का कारण पितृसत्तात्मक या पितृतंत्रात्मक समाज की सोच और दृष्टिकोण है। प्रायः देखा गया है कि महिला के द्वारा वैवाहिक संबंध को अस्वीकार करने पर वह परिवार के सम्मान का विषय बन जाता है। यानी कि अगर पत्नी जो है किसी पति को छोड़ दे तो पत्नी को एक प्रकार से लोग मतलब इसको पकड़ के मारे ऐसा सोचते हैं, ठीक है, और पति छोड़ दे तब नहीं। लेकिन पत्नी ने अगर कुछ ऐसा कर दिया, शादी के खिलाफ काम कर दिया, तो उसको लगता है कि भाई हमारा सम्मान चला गया। पति को छोड़ दिया तो ऐसा इसका मतलब है कि पत्नी ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, क्योंकि उसे पिता अथवा अपने परिजनों की बात काटने का अधिकार नहीं दिया जाता है। पिताजी ने जहां पर शादी कर दी वहीं पर एक प्रकार से कहते हैं कि डोली जाती है अर्थी आती है, इस ये कहकर के भेजते हैं माता पिता की भाई बेटा आज मैं डोली पे आपको विदा कर रही हूं, अब वही आपका घर है और वहीं से एक प्रकार से अर्थी पर जाना, ऐसे बताया जाता है। तो इस वजह से भी एक प्रकार से महिलाएं अगर ऐसा कर देती हैं कि भाई, तो उसको एक प्रकार से बुरा देखा जाता है, फिर दूसरे तरीके से देखा जाता है। दूसरी बात, परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को पुरुषों से निम्न स्थिति प्रदान की गई है। ऐसे में लिंग आधारित भेदभाव के कारण से भ्रूण हत्या जैसे अपराध भी बढ़ रहे हैं। यदि महिला किसी कन्या को जन्म देती है तो उसे अपशगुन माना जाता है कि भाई ये कन्या फिर जन्म दे दी, अब इसकी शादी में पैसा खर्च करना पड़ेगा। ऐसा वह कन्या उस परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करती जिससे उस परिवार के सम्मान में कोई वृद्धि नहीं होती। अतएव इस कारण से महिला को हे दृष्टि से देखा जाता है, जो इस तरह के अपराध का कारण कभी कभी बन जाता है। तीसरी बात, इस तरह के अपराध का एक अन्य कारण शिक्षा की कमी होती महिलाओं में, जिसके कारण से कई तरह की व्यवहारिक समस्याएं सामने होती हैं। शिक्षा की कमी में परिवार के अंदर पर्याप्त समझ विकसित कभी कभी नहीं हो पाती है। कभी कभी परिवार के द्वारा महिलाओं पर अनावश्यक अफवाहों के वजह से संदेह कर लिया जाता है कि भाई कोई किसी ने बता दिया कि भाई फलाने मेहरारू ऐसी ही, तब उसके एक प्रकार से बेमतलब के चार आदमी ने बोल दिया हाँ हाँ भाई हमने भी देखा था, बस वो जाकर के बिना कुछ सोचे समझे जाकर के अपनी पत्नी को मार देता है या अपनी पत्नी के बारे में बुरा भला बोलता है, उसको पीट देता है। प्रायः वे प्रचलित रूढ़ियों को अपने परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न मान लेते हैं। अरे यार अगर व्यभिचार कर भी लिया हम कह रहे हैं तो एक प्रकार से क्या नष्ट हो गया या क्या हो गया, उसमें इतना बड़ा अपराध क्या कर लिया। जब आप बाहर जाकर के घूमते हैं तब पत्नी तो एक प्रकार से आपकी तमाम महिलाएं बैठ करके प्रपंच तो नहीं करती कि भाई हमारा पति ऐसे गया है उसको मार देते हैं ये कर देते हैं। अगर पत्नी का भी मन कहीं पर अगर एक प्रकार से बहल जा रहा है तो उसमें कोई एक प्रकार से इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले के समाजों में ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन ये चीजें बिल्कुल भी गलत है, चाहे पत्नी गलत करे किसी के साथ, चाहे पति गलत करे। अगर कोई पत्नी शादी हो गई उसके बाद में किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध में रहती है, बनाती है या किसी दूसरे से एक प्रकार से ऐसी बातचीत करती जिससे उसके पति को कष्ट हो, तो बातें नहीं करनी चाहिए पत्नी को। और पति को चाहिए कि भाई अब हमारी शादी हो गई है, अभी तक जो एक प्रकार से हमने बाहर घूमा टहला जो भी हमको करना था हमने किया, लेकिन शादी के बाद से अब यहीं पर कान पकड़ते हैं, मेरी स्त्री ही मेरी सब कुछ है और इसी के लिए जिएंगे इसी के मरेंगे, इस तरीके से कस्में खाई जाती हैं। तब जाकर के जो है विवाह आपका सफल होता है। आजकल के तो आज आने वाले समय में मैं कह रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन आएगी कि अगर आप सही से तालमेल बैठा करके ना चलिए
तो इतना बवाल होने वाला है समय में, इतना बवाल होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम सब चलाते हैं, फेसबुक सब चलाते हैं, व्हाट्सएप सब चलाते हैं। महिलाएं भी बातचीत करेंगे अपने दोस्तों से, यारों से, आप भी बात करेंगे अपने दोस्तों यारों से, या तो दोनों लोग ताल में बैठा लोगे, ठीक है, और या फिर अगर एक दूसरे पर सोचे कि भाई वो ना करे हम कर लें, तब फिर बवाल होगा, ठीक है। दोनों को ताल में बैठा करके चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्रतिष्ठा को तक नहीं ले जाना है भाई। अगर आप कर रहे हैं तो उसको भी करने का अधिकार है, अगर आप नहीं कर रहे तो फिर उसको करने का अधिकार नहीं है। ये चीजें होनी चाहिए। चौथी बात, चौथा कारण क्या होता है ऑनर किलिंग का? समाज में महिलाओं के व्यभिचार को हीन दृष्टि से देखा है। अगर महिला कोई हीन व्यवहार कर लिया, व्यभिचार कर लिया, किसी दूसरे के साथ संबंध बना लिया, तो उसको एक प्रकार से बहुत ज्यादा हीन भावना से देखा जाता है। व्यभिचार से तात्पर्य किसी महिला को विवाह के बाद में अपनी स्वेच्छा से संबंध बनाना किसी दूसरे पति के साथ, किसी दूसरे के मतलब कि आदमी के साथ। शादी के उपरांत पुरुषों के द्वारा महिलाओं पर नियंत्रण रखा जाता है। ऐसे में यदि इस प्रकार का दोष महिलाओं में पाया जाता है तो इस घटना को अपनी प्रतिष्ठा हानि समझ करके, मान करके पत्नियों की हत्या प्राय कर दी जाती थी। पहले ऐसे बहुत केसेस सामने आए हुए हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे इन चीजों में कमी आ रही है, लेकिन हाँ आज का संबंध है। आज में आप देखते रहे पुरुष लोग, बहुत सारे लोग एक प्रकार से फांसी लगा के मर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है महिलाएं उनसे छेड़छाड़ करती है। और महिलाओं को एक प्रकार से भी अब बहुत सारी चीजें आजकल आप देख रहे हो, महिलाएं भी अब महिलाओं को जैसे अधिकार मिल गया है ना, तो वो अधिकारों का अपने गलत फायदा उठा रही हैं। ये भी गलत बात है। केवल पुरुष ही एक प्रकार से, चूंकि पुरुष ने कौन किसके साथ अपराध किया होगा वो बात अलग की है, लेकिन वर्तमान में आप एक दूसरे के भावों को, मनोभावों को समझे, तभी आगे बढ़ेंगे, तभी चीजें सही तरीके से जो है होंगी। नहीं तो बहुत ज्यादा एक प्रकार से परेशानियों का सामना आप भी करेंगे और वो भी करेगा। अगला क्वेश्चन, अगला, ऑनर किलिंग को रोकने में प्रमुख चुनौतियां क्या है? ऑनर किलिंग को रोकने में चुनौतियां, देखिए इस वजह से होता है कि महिलाओं को अगर 1-2 घंटे कोई पुरुष जो है बढ़िया से बातचीत करके 2-3, 4 दिन, 10 दिन बात कर लेता है अच्छे से, तो वो उसी की बातों को मानना शुरू कर देती हैं, अपने पति के खिलाफ भी जा सकती है। जैसे आपने देखा प्रेमी प्रेमिका भी आपने सुना होगा, एक व्यक्ति था जो वहां पे जो है एयरफोर्स में कहीं पर था, वो बेचारा बताओ उसकी पत्नी ने उसके साथ कैसा कर दिया, तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है, उसको मार दिया, ठीक है, उसके शरीर को काट करके तमाम फ्रिज में तमाम भर दिया था। आपने देखा गिट्टी मोरंग में भर दिया था, ड्रम में, ठीक है। अब सोचो वो पति बेचारा किसके लिए मेहनत करता है? पत्नी के लिए। तो पत्नी को सोचना चाहिए कि भाई पति अगर हमारे लिए मेहनत कर रहा है हमारे लिए, तो हमको चाहिए कि उसके प्रति लॉयल रहे। लॉयल्टी आज के युग में बड़ी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है। तो ऐसे में दोनों को समझ करके चलना पड़ेगा। आगे देखिए, ऑनर किलिंग को रोकने की क्या चुनौतियां क्या है? पहली बात, इस तरह के अपराध प्राय गोपनीय रूप से किए जाते हैं। इसके संबंध में आंकड़ों की अपर्याप्त कमी पाई जाती है। यहाँ पर ऑनर किलिंग हो जाने के बाद में उसको समाज भी छुपा लेता है, सब कुछ छुपा लेते हैं। दूसरी बात, स्थानीय पुलिस के सामने इस तरह के अपराधों को वर्गीकृत करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सामूहिक आधार पर इस तरह के अपराध को घरेलू हिंसा के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है और वो एक प्रकार से आंकड़ा मिट जाता है। स्थानीय प्रशासन पर विश्वसनीयता की कमी की वजह से महिला स्वयं के मारे हुए या स्वयं के साथ हुए अपराध की सूचना पुलिस को नहीं देती, क्योंकि उसको पता है पुलिस के यहाँ पर जाएंगे फिर मामला ले दे के निपटा दिया जाएगा, तो इस वजह से वो भी नहीं जाते। तो ऐसे भी केस सामने आते हैं। सम्मान के लिए हत्या को रोकने के लिए लोगों में प्रायः शिक्षा का अभाव है, यानी शिक्षा की कमी है। साथ ही लोग रूढ़ियों और सामाजिक बंधनों में जकड़े हुए, इसी वजह से लोग जो है ऐसा करते हैं, ठीक है। पांचवी बात है, लैंगिक असमानता समाज में व्यवहारिक स्तर पर कट्टर वैचारिकता को जन्म देती है। इसी के फलस्वरूप ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, ठीक है। अगला, भारत में ऑनर किलिंग के लिए कानूनी प्रावधान क्या किए गए हैं बताएं। देखिए, भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और सम्मान संरक्षण अनुच्छेद 14 के तहत दिया गया कि सब व्यक्ति समान होगा, ठीक है। सभी व्यक्ति को कानून जो होगा, चाहे महिला हो पुरुष हो, सबको बराबर नजरों में देखेगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य या देश जो होगा केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव किसी में नहीं करेगा। आप महिला हो पुरुष हो, आप ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, आप ठीक है मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये सारे अधिकार दिए गए भारतीय संविधान में, कानूनी अधिकार है, ठीक है। ऑनर किलिंग के लिए कानूनी प्रावधान है कि भाई आप जो है स्वतंत्र है, किसी पर कोई दबाव नहीं डाल सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न भैया, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्या है बताइए। देखिए, संक्षिप्त नाम और विस्तार। देखिए, यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है कहलाया जा सकेगा। इसका विस्तार, पहली बात है इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय समस्त भारत पर है। अब तो जम्मू कश्मीर पर भी हो चुका है। और जिन राज्य क्षेत्रों पर इसका अधिनियम विस्तार है, उन राज्य क्षेत्रों में अधिकारी आदिवासी उन हिंदुओं पर लागू होता है जो उक्त राज्य क्षेत्र के बाहर है, ठीक है।
दूसरा अधिनियम में क्या बताया गया है, अधिनियम का लागू होना। पहली बात तो वीर शैव लिंगायत ब्रह्म प्रार्थना आर्य समाज के अनुयायी के सहित ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू है जो हिंदू धर्म के रूपों या विकासों में से किसी के नाते हिंदू न किसी भी नाते से हिंदू है, उन सभी पर लागू होता है विवाह, मतलब विवाह अधिनियम में। ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू है जो धर्म से बौद्ध है, जैन है, सिख है, और इसमें व्यवस्था की गई कि हिंदू विधि के द्वारा उस विधि की भाग रूप किसी रूढ़ी या प्रथा द्वारा शासित नहीं होता, ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी ये लागू होता है। ठीक है, जो कानूनन चीजें हुई है। भरण पोषण अधिनियम 1956 क्या है? भरण पोषण अधिनियम 1956 पत्नी का भरण पोषण। देखिए, हिंदू पत्नी चाहे वह अधिनियम के आरंभ या पूर्व या पश्चात ब्याह की गई हो, अपने जीवन काल में अपने पति से भरण पोषण पाने के लिए हकदार है, यानी अपने पति से पैसा मांग सकती है, अपने पति से कह सकती है भोजन की व्यवस्था करो, पिज्जा हमारे लिए ऑर्डर करो, कह सकती है अपने पति से। इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए एक प्रकार से वो कह सकती है कि आप हमारे लिए कर सकते हैं। दूसरी बात है, हिंदू पत्नी भरण पोषण के अपने दावे को खोए बिना अपने पति से पृथक रहने के लिए सूरत में हकदार होगी, जिसमें कि उसका पति अभित जन का अर्थात युक्ति युक्त कारण के बिना और उसकी संपत्ति के खोए बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका परित्याग करने या जो है कामता उसकी अपेक्षा करने का दोषी है, तो वह अलग रह सकती है। अगर पति जो है उसको एक प्रकार से प्रताड़ित करता तो वो अलग रह सकती है अपने पति से। उसका पति उसके साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार कर चुका है जिससे उसके अपने मन में इस बात की युक्ति युक्त आशंका पैदा होती है कि वह मेरे लिए अपने पति के साथ रहना अब जो है हानिकारक हो चुका है, अहितकर हो चुका है, क्षतिकारक होगा अगर हम अपने पति के साथ रहेंगे। तो ऐसे पत्नी अलग रह सकती है, पति को जुर्माना या भत्ता देना पड़ेगा उसको जीवित रहने के लिए। उसका पति उग्र कुंठ रोग, मतलब कि अगर उग्र कुष्ठ रोग से यानी कोढ़ी है अगर और पीड़ित है, उससे पत्नी को भी खतरा है कि कुष्ठ रोग हो सकता है, तो पत्नी उससे अलग रह सकती है। इसके अलावा विवाह पुत्र वधू का भरण पोषण। कोई हिंदू स्त्री चाहे वह उसे अधिनियम के आरंभ से हो या पूर्व पश्चात विवाहित हो, यानी अधिनियम के बाद में विवाह हुआ हो चाहे पहले हुआ हो, अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर के द्वारा भरण पोषण के लिए हकदार होगी, यानी उसका ससुर जो होगा वो एक प्रकार से उसका भरण पोषण करेगा, कानून रूप से बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कामकाजी महिलाओं के अधिकार की विवेचना कीजिए। कामकाजी महिलाओं के अधिकार। देखिए, हम जानते हैं कि इन दिनों महिलाएं कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ी हुई हैं, वे विभिन्न सेवाओं में कदम रखने लगी हैं, कामकाजी महिलाओं का परसेंटेज बढ़ने लगा है। लेकिन जब कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं सामने होती हैं, जैसे अभी एक डॉक्टर के साथ हुआ था, तो न्यायपालिका में उनमें हस्तक्षेप कर यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगाना अपना दायित्व समझा। विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का इस संबंध में एक महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कामकाजी महिलाओं के साथ साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम के लिए तमाम प्रकार के निर्देश दिए गए कि भाई महिलाओं को कब से कब तक काम करना चाहिए, कितना काम महिलाओं के लिए है, कौन सी चीजों में काम कर सकती, कौन सी चीजों में नहीं। देखिए, जहां कामकाजी महिलाएं हैं वहां के नियोक्ताओं और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण का निवारण करें, यानी कि यौन शोषण ना होने दें, उन्हें रोकने के उपाय करें और आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की कार्रवाई करें। जो ऐसा करने के लिए उद्यत हो या करें, उनके लिए एक प्रकार से व्यवस्था करें, उनको दंड दें। दूसरी बात है, कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु तत्संबंधित निर्देश सूचनाएं पट्टों पर प्रदर्शित हो, यानी कि वहां पर बड़े बड़े अधिकारियों में लिखा हो कि जैसे लगभग रैगिंग इज क्राइम लिखा नहीं रहता है हॉस्टल वगैरह में, ऐसे लिखा हो बड़ा बड़ा कि यौन उत्पीड़न करेंगे तो आपको फांसी की सजा होगी, या ऐसे सजा होगी, मतलब कड़े शब्दों में लिखा हो। ठीक है, यौन उत्पीड़न के दुष्परिणाम से जन साधारण को अवगत करवाया जाए कि भाई इससे क्या क्या खतरा होता है, क्या हानियां होती हैं। ठीक है, करने वाले को और जिसके साथ हुआ उनको सभी को हानि होती है। ठीक है, अगर आप कर लेंगे किसी के साथ यौन उत्पीड़न करते हैं, बलात्कार किसी का कर भी देते, मान लेते कि आपने किया, तो इसमें क्या होगा, आपका पूरा जीवन तो नष्ट होगा, आपका परिवार पूरा नष्ट हो जाएगा, आपका खानदान, आपको जब तक आपका 2-3 पीढ़ी हो जाएगी आपके खानदान को गाली दी जाएगी जनता के द्वारा, तो आपका तो पूरा करियर खत्म, आपका परिवार पूरा बेकार, परिवार के लोग एक प्रकार से लज्जा से सर से नीचे करके चलेंगे, एक आध लोग हो सकता है आत्महत्या भी कर ले ऐसे में। ठीक है, और जिसके साथ आपने किया उसका तो पूरा लाइफ आपने चौपट ही कर दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये चीजें बिल्कुल गलत है। आप थोड़ा सा सब्र कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं यार जीवन में, तमाम चीजें हैं, और केवल यही चीजें सीमित हो जाए तनिक क्षणिक आनंद के लिए आप पूरा जीवन नष्ट कर दें, ये बिल्कुल गलत बात है। यदि कोई व्यक्ति यौन उत्पीड़न के लिए अभियोजित किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि पीड़ित महिला एवं मामले में साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों को तंग और परेशान ना किया जाए। अगर किसी को पता चलता है कि भाई ये इसका शोषण कर रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके से,
तो वो एक प्रकार जो इसकी जानकारी दे उसको मतलब उसको गोपनीय रखा जाए, उसको परेशान नहीं किया जाए। यदि किसी कार्यस्थल पर कार्यरत व्यक्ति के द्वारा कामकाजी महिला का यौन उत्पीड़न किया जाता है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी परिवादों की सुनवाई के लिए शिकायत समितियों का गठन किया जाएगा। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। इसके अलावा ऐसी समितियों का अध्यक्ष महिलाओं को बनाया जाए तथा समिति के न्यूनतम आधे पदों पर महिलाओं को नियुक्त किया जाए, ताकि महिलाओं का दुख दर्द समझ करके भी उसका निर्णय करें। यौन उत्पीड़न निवारण विषयक साहित्य तैयार किया जाए और इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि यौन उत्पीड़न जो है खत्म हो सके। इसके अलावा किसी कामकाजी महिला के साथ बाहरी व्यक्तियों के द्वारा उत्पीड़न किए जाने पर ऐसी महिला को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जाए। इसके अलावा और भी चीजें की जा सकती हैं, और भी चीजें जैसे कि बेटा क्या की जा सकती हैं, जैसे कि अगर बात की जाए, केंद्र और राज्य सरकारें कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम हेतु समुचित विधियां भी एक प्रकार से बनाए। ये सारी चीजें कर सकती है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न, अपेक्षित महिलाओं के लिए भरण पोषण का प्रावधान किस संहिता में किया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में किया गया है। आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार कौन कौन से हैं? आर्थिक सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, जो जैसे पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है जीवन और समुचित जीवन यापन का अधिकार, काम की न्यायोचित दशाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार। ये सारे अधिकार होते हैं आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका कुपोषण माने कि बेकार पोषण। ठीक है, जिसमें सारे तत्व तो नहीं होते हैं पोषण के, यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, ये सब कमी होती है। कुपोषण होने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है? आहार में उचित मात्रा में कैलोरी यानी कि ऊर्जा के जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, आयरन, कार्बोहाइड्रेट न मिल पाने के कारण से कुपोषण हो जाता है। कुपोषण का एक प्रमुख कारण होता है अज्ञानता और अशिक्षा। लोग नहीं जानते क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है। महिलाओं को कुपोषण का सामना किन कारणों से करना पड़ता है? पहली बात तो गरीबी की वजह से, दूसरा अगर अन्न की कमी है घर में तो भी, परिवार में महिला का निम्न स्तर है तो भी उसको मतलब कि कम चीजें मिलती हैं, उतना उचित पोषण नहीं मिल पाता, रूढ़िया और परंपरा की वजह से भी कभी कभी उनको कम ही मिलता है। अगला क्वेश्चन आ चुका, शिक्षा के विस्तार के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में क्या क्या प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं? देखिए, स्त्री पुरुष में परस्पर समयक मानवीय सम्मान की भावना विकसित होना। इस शिक्षा के विस्तार से क्या होगा? स्त्री पुरुष आपस में समान भावना से देखेंगे एक दूसरे को। महिलाओं के स्तर में बुनियादी बदलाव आएगा। महिला साक्षरता में वृद्धि होगी, महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी आगे बढ़ेंगी। पर्दा प्रथा में कमी आएगी, घूंघट उंघट हटेगा। ठीक है। दहेज प्रथा से राहत, महिलाओं का बेहतर बौद्धिक विकास होगा, दहेज प्रथा कम होगी, महिलाओं के आर्थिक जीवन को संरक्षण मिल सकेगा, ये तमाम चीजें हो सकेंगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, समाज सुधारकों के द्वारा समाज में व्याप्त किन किन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया था? तो देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया समाज सुधारकों के द्वारा, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया गया, बाल विवाह पर रोक लगाई गई, महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति के अधिकारों की उपेक्षा जैसी समस्याओं को दूर किया गया, महिलाओं को जो अधिकार नहीं मिलता था संपत्ति का, शिक्षा का, उसको दिलवाया गया। ये सब चीजें। समाज के जिन बुद्धिजीवियों ने स्त्रियों की गिरती हुई दशा को सुधारने का कार्य किया, उनके नामों का उल्लेख कीजिए। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने काम किया, अच्छा, ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने काम किया, केशवचंद्र सेन जी ने काम किया स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए, गोविंद नारायण ने काम किया, महर्षि कर्बे ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, इन सभी लोगों ने काम किया, ज्योतिबा फूले ने, ऐसे तमाम प्रकार के लोगों ने काम किया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर करना है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो लगातार आपके लिए आती रहती है और आप चीजों को जानते रहते हैं, समझते रहते हैं। ठीक है, चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, भैया, महिलाओं की बेहतरी के लिए बने विभिन्न महिला शिक्षा आयोगों के नामों का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा किए गए बहुमूल्य सुझाव को बताएं। देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा समिति, नारी शिक्षा राष्ट्रीय समिति और स्त्री शिक्षा को लेकर के समितियां बनाई गई तमाम सारी। ठीक है, ये सब चीजें इसको लेकर के हो सकती हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए, सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ सकते हैं। महिलाओं के द्वारा सांस्कृतिक व्यवहारों और परंपराओं का प्रतिस्थापना की व्याख्या कीजिए। देखिए, भारतीय महिलाओं के द्वारा सांस्कृतिक व्यवहारों और परंपराओं की प्रतिस्थापना के प्रमुख बिंदु सामने आए हैं, जो निम्नलिखित है। पहला, शिक्षा को श्रेष्ठ गहना मानने की बढ़ती प्रवृत्ति, लगातार शिक्षा बढ़ रही है। ठीक है, शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। काल विशेष में शिक्षा का स्वरूप जो है अलग अलग अवश्य दृष्टिगत होता है, परंतु यह बात सत्य है कि शिक्षा किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रही है और शिक्षा लोगों को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप मनोवृत्तियां, मूल्यों और ज्ञान को शक्ति और लचीलापन प्रदान करती है। सामाजिक विकास में भी शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, उन्हें योगदान सामाजिक विकास में
योगदान देती शिक्षा, ठीक है। नवीन समाज में तादात्म्य स्थापित करने के संदर्भ में बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था ने महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। राष्ट्रीय शिक्षा प्रचार और प्रसार ने अधिक से अधिक महिलाओं को शिक्षा ग्रहण हेतु आकर्षित किया है। सारी चीजें हुई। महिलाओं का रोजगार के प्रति बढ़ता रुझान। आज की महिलाएं घर की चारदीवारी को त्याग करके राष्ट्र के उच्च उत्तरदायी पदों पर आसीन हैं। मध्यम और उच्च वर्ग की महिलाएं जो कल तक घर की चारदीवारी को त्याग करके लाभप्रद नौकरियों को करना अपना अपमान समझती थीं, आज वही शिक्षा ग्रहण करके नौकरी प्राप्त करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रही महिलाएं। बड़े बड़े घरों की महिलाएं नौकरी कर रही हैं छोटे छोटे पदों पर। इस संबंध में डॉक्टर प्रमिला कपूर लिखती हैं कि सामाजिक दृष्टि से तो भारत की स्वतंत्रता के बाद से होने वाले सबसे अधिक सारभूत और उल्लेखनीय परिवर्तनों में से एक ये परिवर्तन था कि नारी समाज की अपेक्षित मुक्ति हुई। अर्थात घरों की चारदीवारी से निकल करके जो महिला थी, नारी थी, हमारी बहनें थी, वो बाहरी दुनिया की हलचल में शामिल हुई। वे रोजगार रत रहते हुए भी पारिवारिक उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक पूर्ण कर रही है, यानी कि वो नौकरी भी कर रही है और परिवार को भी देख रेख रही है, बच्चे का पालन पोषण भी कर रही है, ठीक है, तमाम सारी चीजें। इसके अलावा कार्यरत महिलाओं के उत्तरदायित्व में संघर्ष हो रहा है। देखिए, व्यवसाय और नौकरियों में कार्यरत महिलाओं के द्वारा सफलता प्राप्त करने के मार्ग में एक बड़ी कठिनाई यह है कि घर और नौकरी दोनों जगहों में उनके उत्तरदायित्व में पारस्परिक संघर्ष की स्थिति सामने आ गई है। व्यवसाय नौकरियों में सफलता के लिए पूरी तन्मयता की आवश्यकता होती है। योग्यता और प्रतिभा रखते हुए महिलाएं व्यवसाय में पुरुषों से प्रायः मात खा जाती, क्योंकि घर गृहस्थी, बाल बच्चों, पति आदि से संबंधित जिम्मेदारियां भी उनको निभानी पड़ती है, ठीक है। अगर पत्नी काम कर रही है और पति से बोल दो कि घर का एक दिन का काम देखो, पति पगला जाएगा, घर का काम नहीं कर पाएगा। वही पत्नी क्या करती, नौकरी से भी आती है पढ़ा लिखा करके, घर का काम भी करती, खाना भी बना देती तुरंत, बच्चे का एक प्रकार साफ सफाई करते, उसको नहला भी देती है, ठीक है। इससे उन्हें मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है, क्योंकि कोई व्यक्ति जब ज्यादा काम करेगा, मैं ही आपको बता दूं, जब कभी कभी बहुत ज्यादा वीडियो बना देता हूँ, बहुत ज्यादा क्लास देता हूँ, और जब फोन आता है आप लोगों का, या कभी आप लोग एक ही बेमतलब का फोन करते हैं, फिर मतलब से ही फोन किया है, और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि भाई मैं बहुत एकदम से परेशान हूँ पढ़ा करके लेक्चर, अब लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब कल मुझे बड़ी गुस्सा थी पूरा दिन, 2-3 दिनों से, क्योंकि लाइट इतनी बेकार थी, इन्वर्टर चार्ज नहीं हो रहा था, लेक्चर में लेने आऊं तो तुरंत जो है सिस्टम में बैठ जाए पूरा, और जब सिस्टम बैठ जाए तो फिर क्या हो, गुस्सा आए, जो हमसे मिल जाए बाहरी उसी से मतलब टेढ़ा बोले हम, तो ऐसे में एक प्रकार से बड़ी ग्रानी, बाद में फिर सोचो यार मैंने इनसे कैसे ऐसा बोल दिया। कोई भी बोले, अपने घर वाले कुछ बोले तो उनसे भी सही से नहीं बोल रहा हूँ, 2-3 दिनों से यही हाल थी, ठीक है। आपने पहला लेक्चर देखो, बीच में ही बंद हो जाता सारा लेक्चर, तो ये सब चीजें हैं। विशेष करके उस स्थिति से गुजरना पड़ता है महिलाओं को जब वे घर और नौकरी की जिम्मेदारियों का बोझ एक साथ लेती हैं और अच्छी तरह से निभाना चाहती थी चीजों को, और जब वो जो चीजें सोचती है महिलाएं, वो चीजें नहीं हो पाती हैं, वो सोचती है नौकरी भी कर ले, घर का काम भी कर ले, वैसे फ्रस्ट्रेट हो जाती है। कोई भी व्यक्ति मशीन तो हो नहीं जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा उसके अंदर जब ज्यादा काम करेगा, ठीक है, अकेले ही सब कुछ करेगा तो वही चीज हो जाती है। कर्तव्यों से अधिक अपने विशेष अधिकारों पर जोर देना। देखिए, आज की बदलती हुई स्थिति में शिक्षित और नौकरी करने वाली पत्नी, मतलब पति पत्नी, अपने विशेष अधिकारों और अपने जीवन साथी के कर्तव्यों के प्रति बहुत सजग है, न कि अपने कर्तव्यों और अपने जीवन साथी के विशेष अधिकारों के प्रति यह भावना परिवार में अधिक तनाव पैदा करती है। 5वीं बात है वृद्ध अब बोझ। महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक व्यवहारों और परंपराओं की नई प्रतिस्थापना ने वृद्धों की स्थिति को कई रूपों में प्रभावित किया है। सबसे पहले यह मिथक टूटा कि बुजुर्गों का ज्ञान, मतलब बुजुर्ग जो होते हैं ज्ञान का भंडार होते हैं, ये स्त्रियों ने तोड़ दिया, ठीक है। आधुनिक समाज में तर्क व प्रमाण ही सब कुछ हो गया है। वर्तमान में उपभोक्तावादी समाज में वृद्ध अप्रासंगिक सिद्ध होने लगे हैं। पहले जो वृद्ध लोग कहते थे उसको लोग मान लेते थे बिना कुछ तर्क किए कि भाई दादाजी कह रहे तो ये बात सही होगी, लेकिन आजकल दादाजी की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। बुजुर्गों की समस्या भी बढ़ गई है। एक समस्या भी सामने आ गई, बुजुर्गों की समस्या। बुजुर्गों से कोई बातचीत ही नहीं करना चाह रहा है। निम्नलिखित आंकड़े तो यही दर्शाते हैं कि 50% विधवाएं भारत में अकेले रहने को मजबूर है आज, ठीक। 11% बुजुर्गों के साथ एक भी युवा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है, ठीक है, पहले लोग करते। 64% शहरी बुजुर्ग महिलाएं पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर है, डिपेंड है, ठीक है। उनके जीवन में कुछ सरसता है ही नहीं, सब निरस्ता आ चुकी है। 71% पुरुषों के पास संपत्ति है लेकिन वे आत्मनिर्भर नहीं, संपत्ति है लेकिन वो आत्मनिर्भर नहीं है। वृद्ध जनसंख्या में 40% मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो है वृद्ध होने के बाद में वो सही तरीके की चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। तमाम सारी चीजें सामने आ रही हैं। अगला क्वेश्चन, दहेज प्रथा को समाप्त करने के सुझाव दीजिए। लास्ट क्वेश्चन, दहेज प्रथा को सुझाव देने के जो है समाप्त करने के सुझाव।
डॉक्टर अल्तेकर ने लिखा कि हिंदू समाज के लिए यह उचित समय है कि दहेज की दूषित प्रथा को, जिसने उन अनेक अबोध कन्याओं को आत्महत्या करने के लिए मोटिवेट किया, प्रेरित किया, उसको समाप्त कर दिया जाए। किसने कहा था? इसको किसने कहा? डॉक्टर अल्तेकर ने कहा। इसके लिए कई सुझाव दिए अल्तेकर ने। पहली बात, स्त्री शिक्षा को बढ़ाया जाए। स्त्री अगर पढ़ी लिखी रहेगी लड़की, तो फिर लड़का दहेज नहीं मांग पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो नौकरी भी करेगी। लड़की नौकरी करेगी तो फ्री में दहेज मतलब लोग कर लेते हैं। स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार या प्रसार किया जाए ताकि लड़कियां पढ़ लिख करके स्वयं कमाने लगे, उनकी पुरुष पर आर्थिक निर्भरता समाप्त हो तथा इसके परिणाम स्वरूप विवाह की अनिवार्यता भी नहीं रहे। दूसरी बात, जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता। यदि लड़के व लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने का स्वयं उनको स्वतंत्रता दी जाएगी, भाई आप चुन सकते हैं जिसको जिस लड़की से चाहो विवाह कर लो। लड़की को स्वतंत्रता दी जाएगी, लड़के से आप लड़का अपने हिसाब से चुन लो, शादी कर लो, तो दहेज प्रथा जो होगी अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि लड़का लड़की आपस में समझ लेंगे। तीसरी बात है अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह की छूट होने पर भी विवाह का दायरा विस्तृत होगा। परिणाम यह होगा कि दहेज प्रथा समाप्त हो सकेगी, ठीक है। दूसरी जाति में अगर विवाह करेंगे तो इससे भी ये चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा चौथी बात यह है कि लड़कों को स्वावलंबी बनाया जाए। जब लड़के पढ़ लिख करके स्वयं कमाने लगेंगे तो योग्य वरों की काफी जो कमी होगी वो दूर हो जाएगी, क्योंकि योग्य वर ही लोग ढूंढना चाहते हैं अपनी लड़की के लिए। उसके लिए प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी, फलस्वरूप दहेज भी घट जाएगा। आजकल क्या है, सरकारी लड़का ही सब ढूंढ रहे हैं, सब अपने लड़की की शादी सरकारी नौकरियां से ढूंढ रहे हैं, ठीक है। कई सारे लोग तो हमारी शादी देखने के लिए आते हैं तो पूछते जो है भैया क्या करते हो, तो हम बताते हैं भाई ये चीज करते पढ़ाते हैं। तो कहते अच्छा पढ़ाते हो, सरकारी नौकरी तो नहीं है ना? हम कहें नहीं सरकारी नौकरी तो नहीं चाचा। तो कहेंगे भैया तब तुम किसी काम के नहीं, अगर सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हो तो कोई काम नहीं तुम्हारा, ठीक है। ऐसे होता है, तब ऐसा बोलते नहीं है, लेकिन हाँ उनके मन में जरूर है डाउट होता है कि सरकारी नौकरी नहीं करते यूट्यूब पे कौन भरोसा, कब तक चले कब तक ना चले, वही बंद हो जाए तो खाए भी ना मर जाएगी, ठीक है। ऐसे तमाम सोचने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आज जो है लड़के को अपने ऊपर जो है डिपेंड होना पड़ेगा, लड़की के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। भाई अगर अच्छा लड़का आप ढूंढने जाओगे तो लड़के चूंकि अच्छे लड़के कम मिलेंगे, सरकारी नौकरियां ही ढूंढोगे तो सरकारी नौकरियां को 4 चक्का तो देना ही पड़ेगा। ये वास्तव में चल रहा है। वास्तव में जब आप नहीं दोगे दूसरा कोई दे देगा आकर के, तो कोई वो आपकी वजह से बैठा नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छे लड़के बार बार थोड़ी मिलते हैं। तो ऐसे में लड़की वाले सोचेंगे किस तरीके से हमको करना भी, आप चाहे खेत बेच करके दहेज दे देते हैं चाहे कुछ भी करके। तो जब ये होगा कि भाई सभी बहुत सारे लड़के ऐसे पड़े होंगे जो इनके पास ऐसी सिचुएशन होगी, जो पैसा कमाने वाले होंगे या जिनके पास सरकारी सर्विस होगी या फिर प्राइवेट ही बहुत जबरदस्त पैसा कमाते होंगे, लड़की को खुश रख सकेंगे, तो भाई वो सरकारी नौकरी ना ढूंढ के दूसरे शादी कर देगा, उससे कर देगा, तमाम जब ऑप्शन होगी। लेकिन जब ऑप्शन एक ही होगा दो ही होगा और तमाम लड़कियां बैठी शादी करने के लिए, तो वो आएंगे, इस तरीके से दिक्कत होगी। तो यही जब चीजें आ जाए सामने हो जाए तो क्या होगा, स्वावलंबी जब बन जाएगी जो है लोग, तो अपने हिसाब से कर लेंगे। स्वस्थ जनमत, देखिए दहेज विरोधी जनमत तैयार किया जाए ताकि सभी लोग दहेज का विरोध करें खुल करके। आज समाज में क्या है, अगर आपको 2 लाख रुपए दहेज मिल गया और जो है पड़ोसी ने देखा 2 लाख मिला है, तो पड़ोसी का जैसे शादी आएगी तभी वो बोलेंगे हमको भी 2 लाख चाहिए, भाई हमको 2.5 चाहिए, क्योंकि हमारा पड़ोसिया जो है इतना पाया। समाज में 4 लोग वृद्ध लोग बैठेंगे, अरे भाई फलानमा खूब दहेज मिला। इन्हीं सब मामला गड़बड़ा दिए थे। दहेज वगैरह का कोई मतलब थोड़ी है, 2-3 लाख रुपए के कहां धरे रहे, कितना दिन तक चले, सब नष्ट हो जाते हैं। और दहेज पैसा सोचो कर कि हम कोनो धंधा कर ले तो तू सो भुलाई जाओ, ठीक है। दहेज का पैसा जैसे आएगा वैसे सब नष्ट हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं उसमें से, ठीक है। तो अगर कोई 4 चक्का दहेज में पाया था तो उसका प्रतिष्ठा लोग देखते कि भाई 4 चक्का ब्याह है पाई सी, ठीक है। 4 चक्का ब्याह मिला तो समाज में आपको इज्जत बढ़ जाती थोड़े। यही सब चीज समाज उसको वैल्यू ही ना दे, जो एक प्रकार से दहेज ले उसको वैल्यू ना दे। तुम बोलने भी ना मर रहे हो, तुमने अपने लड़के को बेच दिया, तुमने दहेज लिया है, ऐसे उसको डांटे तो दहेज थोड़ा सा कम होगा। हालांकि यहाँ पर क्या है, स्त्री के मतलब जो लड़की के पिताजी होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि भाई जो चाहे इतना देख पर हमें लड़का एकदम से यही चाहिए। तो ऐसे में चाही वाला शब्द आ गया तो फिर भाई देखो दहेज तो देना ही पड़ेगा। और लड़की और लड़का, अगर लड़की पढ़ी लिखी नहीं हुई तब भी दहेज देते हैं लोग। लड़की अगर पढ़ी लिखी है नौकरी करे तो लड़का खुदे दहेज नहीं मांगेगा, खुदे कहेगा भैया कह लो साहेब ब्याह हमें कह लियो, 1 रुपया ना दियो हम दे दी दहेजवा, ऐसे करेगा। तो वो सब चीजें होंगी। तो स्वस्थ जनमत तैयार करें ताकि जनता, ये जो गांव वगैरह के जो वृद्ध बातों लोग हैं ये कहें कि भाई दहेज ना लो, अगर आप दहेज नहीं लोगे तो हम आपको सबसे बड़का व्यक्ति मानेंगे, आपकी सलामी ठोकेंगे, ठीक है। जनमत तैयार करें, जागृति पैदा की जाए ताकि ये दहेज का विरोध करे। इसके लिए अधिकाधिक प्रचार और प्रसार के साधनों का उपयोग किया जाए। छठी बात है युवा आंदोलन करें।
दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि युवक स्वयं संगठित होकर के विरोध करे। इसके लिए दृढ़ निश्चय होना अनिवार्य है। भाई हम दहेज नहीं लेंगे, युवा लोग खुद सामने आएंगे तब और खत्म होगा। दहेज विरोधी कानून पास किया जाए। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में आया था। दहेज की समाप्ति के लिए आवश्यक है कठोर कानून बनाए जाए, उनका दृढ़ता से पालन किया जाए, उल्लंघन करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वर्तमान में दहेज निरोधक अधिनियम 1961 लागू है और यह अधिनियम जुलाई 1961 से चालू हो गया है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, जो उपहार के स्वरूप में भेंट दी जाती है उसको एक प्रकार दहेज नहीं माना जाता है। ठीक है, तो भाई उपहार में ही सब कुछ दे दी जाता है। अब यह अधिनियम दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1986 में इसमें संशोधन किया गया। इस अधिनियम में दहेज लेने वाले को 5 वर्ष के कारावास या 15,000 रुपए का जुर्माना का दंड दिया जा सकता है, मतलब और 5 साल का कारावास हो सकता है, 15,000 जुर्माना भी आपको लग सकता है अगर दहेज मांगते हैं आप। ठीक है, ऐसे अपराधी की जमानत भी नहीं होती है जल्दी। ठीक है, ये बात आप तो दहेज वहेज ना मांगना, ऐसी चीजें प्रावधान किया गया, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। ऐसे आप लोगों ने समाज शास्त्र का अगर नहीं देखा वीडियो तो समाज शास्त्र का गुरुदूत वाला, यानी कि ये पीनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, ये पेपर 1 का देख लीजिएगा 6 सेमेस्टर का, ये भी मैंने आपको करवा दिया और ये भी आज करवा दिया। ठीक है, दोनों का हो गया है। अगर इन दोनों का इन सभी का पीडीएफ लेना, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट का नेम लिख करके आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा। इस नंबर पर आपके पास स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको जोड़ दिया जाएगा ग्रुप से और आपको क्लासेस सबकी मिल जाएगी, पीडीएफ सभी की मिल जाएगी। को करिकुलर का और दोनों पेपर का, एक सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होंगे तो दोनों पेपर के 4 पेपर वो और एक को करिकुलर, 5 पेपर का सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास, डिवीजन क्लास, मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेलिस्ट, वीडियो लिंक, सब कुछ आपको मिल जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में। ग्रुप ज्वाइन भी मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।